दोस्तों, टारगेट विद पार्थ में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। रिजल्ट आ ही गया है और सब लोग अपनी अपनी वास्तविकता से परिचित हो ही गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो अब रोना धोना छोड़ के फिर से उठ खड़े होने का समय है, क्योंकि एक अच्छा खिलाड़ी, शूरवीर योद्धा वही होता है जो हार को स्वीकार करते हुए अपनी कमियों को तलाशे और फिर दोगुने उत्साह के साथ खड़ा हो जाए। ये सब कहना तो आसान है, लेकिन उतना कठिन भी नहीं है। इसलिए जो हार हुई है उसको स्वीकार करके खड़े हो जाइए और चालू कर दीजिए करंट अफेयर की ये जो क्लास है। इसमें पूरा दिसंबर जो हम लोगों का छूटा हुआ था उसको मैंने कंप्लीट करके दिया है। जो मैगजीन आई है दृष्टि निरंतर करके, उसका भी कुछ क्या जो कंटेंट मुझसे छूटा हुआ था उसको भी इसमें समाहित किया गया। तो इस मैगजीन को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, घटना चक्र की मैगजीन है। तो इस तरह से पूरा दिसंबर कवर कराया है। वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद। सिन्वेक्स क्या है? कंबोडिया और इंडिया के बीच सैन्य अभ्यास है। पहली बार इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पर हुआ है? पुणे में हुआ है। और आयोजन हुआ कब? 1 से 8 दिसंबर के बीच। नाम से ही जाहिर है, सी का मतलब है कंबोडिया, इन का मतलब है इंडिया, बी का मतलब है बाइलेटरल और ई एक्स का मतलब है एक्सरसाइज। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कंबोडिया और इंडिया के बीच होने वाला अभ्यास है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन पर एसएम पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पारित कर दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। एसएम बोले तो सोशल मीडिया। फिर बात करें जय शाह की, तो जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सर्वाधिक युवा अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये 5वें भारतीय होंगे जो इस पद पर पहुंच रहे हैं। पहले भारतीय कौन थे? तो जगमोहन डालमिया। बात करें आईसीसी की तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। मुंबई यार कहाँ से? दुबई में। और गठन इसका 1909 में हुआ था। द सागा ऑफ मैसूर क्या है? एक बुक है। राइटर कौन है? विक्रम संपत। और इसका विमोचन किसने किया है? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने। नगोजी अकोंजो जो है, नाम सुना हुआ है। ये डब्ल्यूटीओ की पुनः डीजी नियुक्त की गई हैं, डायरेक्टर जनरल। नाइजीरिया की हैं। ये डब्ल्यूटीओ की पहली महिला डीजी रह चुकी हैं। अब दोबारा दूसरे कार्यकाल के लिए इनकी नियुक्ति हो गई है। डब्ल्यूटीओ की बात करें तो ये वैश्विक स्तर पर व्यापार को विनियमित करने वाली एजेंसी है। मुख्यालय इसका जिनेवा में है। 1 जनवरी 1995 को इसका गठन हुआ था। गैट का उत्तराधिकारी है। मराकेश सम्मेलन के तहत इसका गठन हुआ था और मराकेश सम्मेलन की इस बार 30वीं वर्षगांठ भी मनाई गई है। इसके सदस्य कुल 166 हैं। और गैट क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसका गठन 1947 में हुआ था। ये पहले डब्ल्यूटीओ के स्थान पर काम कर रहा था और 1948 से ये प्रभावी हुआ था गैट। बस संगवारी एक एप्लीकेशन है बसों की लाइव पोजीशन ज्ञात करने के लिए। जैसे यूपी में क्या है? चलो ऐप, आपने देखा होगा चलो, उसमें जो सिटी बस हैं जो चलती हैं उनकी लाइव ट्रैकिंग की जा सकती है। ठीक है, ऐसा ही ऐप छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। अलेप्पो शहर दोस्तों सीरिया का शहर है, प्राय चर्चा में रहता है। विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है, इस वजह से चर्चा में रहा है। कैपिटल सीरिया की दमिश्क है। ब्लीडिंग आई वायरस, जैसा कि नाम से जाहिर है, आंखें जो है रक्त की तरह लाल हो जाती हैं। रवांडा में ये मौत का कारण बन रहा है और रवांडा अफ्रीकी देश है और इसकी राजधानी जो है वो किगाली है। किगाली। मारबर्ग वायरस से ये फैला है। आंखों में खून और लालिमा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। पंबन 2.0 इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज है। इसका मतलब पंबन बन भी रहा होगा। तो पंबन बन एक पुराना ब्रिज था जो रामेश्वरम और पंबन के बीच बना हुआ है। पंबन एक आइलैंड है, तो ये भी इन्हीं दोनों के बीच है। और इसके समानांतर एक दूसरा एक आधुनिक ब्रिज जो है वो स्थापित किया गया, इसलिए इसका नाम पंबन 2.0 रखा गया है। वर्टिकल लिफ्ट मतलब ऊपर की ओर उठने वाला रेल ब्रिज है। रेलगाड़ी चलेगी लेकिन इसके नीचे से जैसे ही जहाज को आएगा तो ये ऊपर के लिए लिफ्ट हो जाएगा, जैसा आपने धूम 3 में देखा होगा। धूम 3 में देखा होगा, जो पुल रहता है वो बीच से टूट के ऊपर उठ जाता है। स्वच्छ पौध कार्यक्रम बागवानी फसलों के तहत कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना और कृषि को बढ़ावा देना बागवानी फसलों की, यह इसका उद्देश्य है। इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के साथ ऋण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये ऋण कितने पैसों का रहेगा ये भी याद रखिएगा, $98 मिलियन। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मनीला में है। मनीला क्या है? फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस में ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, ये भी याद रखना। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका 69वां एकदम ताज़ा देश कौन सा बना है सदस्य के रूप में? इजराइल। घर चोला हस्तशिल्प गुजरात का है। शादी की ये पवित्र साड़ी या फिर चुनरी या वस्त्र कह सकते हैं जो वधु इस्तेमाल करती है, इसको जीआई टैग दिया गया, इस वजह से ये चर्चा में है। सर्वाधिक जीआई टैग किस राज्य को मिले हैं? तो यूपी को मिले हैं, ये भी याद रखिएगा। महाबोधि महोत्सव बिहार में आयोजन नहीं हुआ बल्कि सांची स्तूप के परिसर में इसका आयोजन हुआ। सांची स्तूप की बात करें तो ये रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश के। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। और जो खास बात है 200 रुपये की नोट पर इसकी छवि है। 30 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच महाबोधि महोत्सव का आयोजन किया गया। ये अवधि भी याद रखिएगा। हार्नबिल महोत्सव 1 दिसंबर को स्टार्ट हुआ नागालैंड में। भागीदार देश इसका वेल्स है। EWS मैंने आपको बताया है कई बार। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ये तीनों मिलकर ब्रिटेन का निर्माण करते हैं।
और जब इसमें उत्तरी आयरलैंड मिल जाता है, नॉर्थ आयरलैंड मिल जाता है, तब इसको क्या कहा जाता है? ग्रेट ब्रिटेन। तो ये वही वाला वेल्स है, भागीदार देश वेल्स रहा है। और भागीदार राज्य कौन सा है? तो सिक्किम और तेलंगाना। एकदम एक तो मिल जाएगा उत्तर पूर्व का और एक एकदम दक्षिण भारत का, तेलंगाना। ये 25वां महोत्सव था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हार्नबिल एक लंबी चोंच वाला पक्षी है, इसको राज्य पक्षी भी घोषित किया, लेकिन खास बात ये याद रखनी है कि नागालैंड में मनाया जाता है, लेकिन नागालैंड ने इसको अपना राज्य पक्षी घोषित नहीं किया है, अपितु अरुणाचल प्रदेश का ये राज्य पक्षी है और केरला का है। तो आप इधर केरल देख लीजिए और इधर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर एकदम उत्तर दक्षिण वाली कंडीशन है। कुछ चीज़ें कल्पनाओं में भी याद रखी जाती हैं इसी तरह से। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट हर बार लखनऊ में होता है, बैडमिंटन से संबंधित है, इससे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। बाबू बनारसी स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ है और विजेता मेल और फीमेल दोनों वर्गों में, मेल में लक्ष्य सेन और फीमेल में पीवी सिंधु रही हैं। दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। सर्पदंश मतलब सांप के काटने को स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है। मतलब ये रोग ऐसा रोग है जिसके मामलों की पहचान की जाएगी और रिपोर्टिंग की जाएगी, मतलब इस पर अब विधिवत काम होगा। तो ये अधिसूचित नोटिफाइड डिजीज घोषित कर दिया गया है। ये 11वां अधिसूचित रोग है। अभी तक क्या होता था, सांप काट लेता था तो लोगों को पता ही नहीं लगता था। अब जो है इसके आंकड़े उकड़े सब जो हैं सरकार के जरिए जारी किए जाएंगे, इस पर काम भी होगा। डार्क टूरिज्म, जैसा कि नाम से जाहिर है, काला पर्यटन। काला पर्यटन मतलब अंधेरे वाला पर्यटन, विपत्ति वाला पर्यटन। एक चर्चित शब्द है जो चर्चा में है। युद्ध पीड़ित देशों में जो तबाही का मंजर है उसको देखने के लिए लोग जाने के लिए आतुर हैं, इसी को डार्क टूरिज्म का नाम दिया गया। अरुण हिमवीर, अरुण का मतलब अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर एक मिशन शुरू किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में जो कृषि उत्पाद हैं उनको दुर्गम क्षेत्रों में पहुँचाने के लिए आईटीबीपी जवानों की मदद ली जा रही है। इन्हीं आईटीबीपी जवानों को हिमवीर कहा जाता है। तो अरुण हिमवीर अरुणाचल प्रदेश का मिशन है। यहाँ के सीएम पेमा खांडू हैं और अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यूएन वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार बसंत गोयल को दिया गया। डॉक्टर हैं, कहाँ? दुबई में दिया गया। ब्लड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, बसंत गोयल को। बेहतर समाज सेवा के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है, वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार। पी का मतलब पुरस्कार है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो जो न्यायिक अधिकारी हैं उनकी रिटायर होने की एज जो है वो बढ़ाकर 60 से 61 वर्ष कर दी गई है। न्यायिक अधिकारियों की बात हो रही है, ना कि जजों की। विश्व एड्स दिवस, डी का मतलब दिवस है, वी का मतलब विश्व है, आर का मतलब राष्ट्रीय है, ए का मतलब अंतर्राष्ट्रीय है, तो समझते रहिएगा। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। और एड्स की फुल फॉर्म आप लोगों ने कक्षा 9 से ही पढ़ी होगी, 8 से ही पढ़ी होगी, तो उसमें कमेंट बॉक्स में हो सके तो प्रयास करके बताओ। वैसे करते नहीं हो तुम लोग। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस इंपॉर्टेंट है दोस्त, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को, मृदा की देखभाल करना इसका थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को। दिवस अच्छे से याद कर लीजिए, एक बार याद हो जाएंगे तो हमेशा के लिए ये फायदेमंद रहेंगे, नहीं तो दिक्कत बनी रहेगी। देखिए इस बार यूपीपीसीएस प्री में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और एकदम ऐसे पुरातात्विक दिवस लेके आया, मतलब जो प्रायः नहीं देखे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरातात्विक नहीं कहा जा सकता है, मतलब एकदम गूढ़ दिवस लेके आया था। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। भारतीय भाषा दिवस इंपॉर्टेंट है, 11 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर और विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में? जो मुक्ति संग्राम हुआ था बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए 1971 में, 1971 में हुआ था। तो 16 दिसंबर 1971 को जो पाकिस्तान के सेना कमांडर थे उन्होंने भारत के समक्ष सरेंडर कर दिया था। उसी उपलक्ष्य में विजय दिवस के तौर पे 16 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। अब देखो इसको हम लोग जनवरी वाले करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे। विश्व समुद्री दिवस, विश्व समुद्री सम्मेलन 4 से 6 दिसंबर के बीच हुआ है। 3 वर्षों में ये एक बार होता है। इस बार इसका आयोजन चेन्नई में किया गया। 4 दिसंबर के दिवस याद कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस, वन्य जीव संरक्षण दिवस, विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस और भारतीय नौसेना दिवस। ये तीनों दिवस 4 दिसंबर को मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को। गणित नवाचार हेतु सेतु, मतलब गणित जो है नवाचार के लिए एक ब्रिज है, ये इसकी थीम थी। राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस, एक मिनट, राष्ट्रीय किसान दिवस जो है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। 2021 में इसकी घोषणा मोदी जी के द्वारा की गई थी। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सिखों के जो 10वें गुरु थे उनके 2 बेटे थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। जोरावर सिंह, इनको औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया था, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया और परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने इनको दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार दिया गया। किस लिए? राष्ट्रपति पद को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए, है ना। इनके राष्ट्रपति बनने से कई नए काम हुए हैं। 47वें राष्ट्रपति बने हैं, ये पुनः निर्वाचित हुए हैं।
राजा महेंद्र प्रताप को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हैं दोस्त। 1 दिसंबर 2024 को इनकी 138वीं जयंती मनाई गई। जन्म इनका हाथरस में हुआ था, कहाँ, यूपी में। और यह हाथरस किस लिए प्रसिद्ध है? हींग के लिए प्रसिद्ध है। अब बताना है कि ओडीओपी योजना की शुरुआत कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में फुर्ती से बताओ। 1915 में काबुल में इन्होंने निर्वासित सरकार का गठन किया था, जिसके ये स्वयं प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। और ये 1915 वो दौर था जब प्रथम वर्ल्ड वार जो है वो शुरू हो चुका था। आल्सो नोन एज आर्यन पेशवा, इनको आर्यन पेशवा भी कहा जाता है। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के भी ये छात्र रहे थे। तो कथन बनाकर यदि तुमसे पूछ ले तो घबराइएगा मत। अलीगढ़ में 2021 में मोदी जी ने बीबी मतलब विश्वविद्यालय की आधारशिला मतलब फाउंडेशन रखी है। महाकुंभ को देखते हैं तो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। कहाँ होगा आप सबको पता है। क्षेत्र को 76वां अस्थायी जिला फॉर प्रशासनिक सहूलियत के लिए। अब जैसे इस बार अनुमान है कि 40 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो कुंभ में शिरकत करेंगे, तो ऐसे में यहाँ पर जो भी घटना, जो भी एक्टिविटीज होंगी उसके लिए अलग प्रशासन जो है वो काम करेगा। यहीं का फैसला यहीं हो जाएगा। तो कुंभ को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर 2017 में घोषित किया गया था, याद रखिएगा। उबर शिकारा, शिकारा दोस्तों जम्मू कश्मीर में एक नाव को कहा जाता है। उबर आप लोग कंपनी जानते ही हैं, ओला और उबर खूब नाम सुना होगा। तो श्रीनगर की जो डल झील है उसमें नाव सेवा शुरू कर रही है उबर कंपनी, इसलिए उबर शिकारा चर्चा में है। रायतू भरोसा योजना जो है, रायथू बंधु योजना का नया नाम है। रायथू मतलब किसान होते हैं, तो किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित है ये रायथू भरोसा योजना। और किस राज्य की है? तो ये तेलंगाना राज्य की है, याद रखिएगा। कन्फ्यूजन हो रहा है कि आंध्र प्रदेश की तो नहीं है, एक बार क्लियर कर लीजिएगा। संभवतः तेलंगाना की ही है। हेरिटेज डेस्टिनेशन साइट यूनेस्को ने घोषित किया किसे? वर्ल्ड बैंक नहीं, वेस्ट बंगाल को। कंपनी ऑफ द ईयर गेल को इस सम्मान से सम्मानित किया गया फॉर शुद्ध हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए। महारत्न कंपनी है, याद रखिएगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। रातापानी की बात करें तो मध्य प्रदेश के रायसेन में है रातापानी, और ये रायसेन वही है जहाँ पर सांची का स्तूप है, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अभी केंद्र ने इसको घोषित नहीं किया है, याद रखिएगा। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। शेख अल सबह जो वहाँ के शेख हैं उन्होंने मोदी जी को दिया, ये दोस्ती का प्रतीक है। 22 दिसंबर 2024 को मोदी जी को दिया गया शेख ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2023 23 दिसंबर को दिया गया। पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया जो कि कोलकाता के हैं और तबला वादक हैं। शास्त्रीय संगीत में यह पुरस्कार दिया जाता है उपलब्धि के लिए। और ड्यूरिंग तानसेन संगीत समारोह जो कि ग्वालियर में आयोजित होता है, इसी समारोह के दौरान दिया गया। और संगीतकार तानसेन की शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में ये संगीत समारोह का आयोजन हुआ। 23 दिसंबर को प्रदान किया गया। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये प्रदान किया जाता है, उसी सरकार का ये पुरस्कार है। तो भले ही इसके नाम में राष्ट्रीय लगा हुआ है, लेकिन है किसका? मध्य प्रदेश सरकार का। दिमाग में बैठा लो। तानसेन इनका अन्य नाम रामतनु पांडे था। अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। इनके गुरु स्वामी हरिदास जी थे और इनका मकबरा जो है वो ग्वालियर में है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार यूएनओ का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। अब अर्थ लगा है मतलब धरती, और धरती मतलब पर्यावरण, ऐसे जोड़ के याद रखना। पारिस्थितिकीविद माधव गाडगिल को दिया गया। काहे के लिए? पश्चिमी घाट के संरक्षण को लेकर किए गए इनके कामों को रेखांकित करने के लिए। पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट है भारत में। अब आपको बताना है कि भारत में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं। 6 राज्यों में पश्चिमी घाट का विस्तार है। 2012 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। निरूपा फर्नांडो श्रीलंका की 48वीं सीजेआई बनी है, और ये श्रीलंका की दूसरी महिला चीफ जस्टिस बनी है, ये भी याद रखना। पूजा शर्मा की बात करें तो दिल्ली की हैं। बीबीसी की जो स्वप्रेरक फीमेल्स हैं उनमें इनका नाम आया है। इनका एक एनजीओ वराइट द सोल फाउंडेशन, जिसके तहत लावारिस शवों को जो है फूंका जाता है, या फिर कहें कि उनका दहन किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है। पायल कपाड़िया गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया इनको, और इस पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय डायरेक्टर हैं। किस फिल्म के लिए? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। बी रामा सुब्रमण्यम पूर्व न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अरुण कुमार मिश्रा AK मिश्रा का ये स्थान लेंगे। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नियुक्ति की गई है। और किसकी सिफारिश पर? एक समिति की सिफारिश पर। उस समिति की अध्यक्षता मोदी जी करते हैं, प्रधानमंत्री। लोकसभा अध्यक्ष उसमें शामिल होता है समिति में, राज्यसभा का उपसभापति, गृह मंत्री और दोनों सदनों का नेता विपक्ष, ये लोग शामिल होते हैं इस समिति में। और प्रायः CJI या फिर खाली जज न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का कोई भी जज इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। सेवारत या फिर सेवानिवृत्त, दोनों की नियुक्ति की जा सकती है। ये सब फैक्ट अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि यूपी PCS में जो ट्रेंड अब चलन में आया है वो ऐसा है कि पहले केवल और केवल किसी क्वेश्चन के पापा पूछे जाते थे। अब पापा के अलावा बाबा को भी पूछा जाएगा क्वेश्चन के, पापा के भाइयों को भी पूछा जाएगा, और चारों बच्चों जितने भी बच्चे उनको पूछा जाएगा। तो जो चीज़ें हैं उन सबको तैयार करते हुए चलिए। कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष जो भी पहले हो। पुनः नियुक्ति हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है। किसकी? मेंबर्स की भी और प्रेसिडेंट की भी।
स्थापना इसकी कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार एक्ट 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। एकदम डेट सही याद करना है। संशोधन इसमें 2 बार हुआ, 2006 और 2019। 2019 में जो संशोधन हुआ उसके तहत जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया। नए सदस्यों की भी नियुक्ति हुई है। एक तो हो गए प्रियांक कानूनगो और दूसरे हो गए विद्युत सारंगी। आपको ये बताना है कि प्रियांक कानूनगो कौन सी संस्था के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। संजय मल्होत्रा की बात करें तो 11 दिसंबर को आरबीआई के नए गवर्नर नियुक्त किए गए। किस क्रम के हैं? 26वें क्रम के। किसका स्थान ले रहे हैं? शक्तिकांत दास का। कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। स्थापना आरबीआई की आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई। इसीलिए 1 अप्रैल को आरबीआई दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। 1937 में कोलकाता से सरका कर कहाँ लाया गया? मुंबई में। तो 37 में सरका कहाँ? कोलकाता से मुंबई। कोलकाता आप लोग जानिए यहाँ पर है और सरके का तो इधर कहाँ जाएगा? मुंबई में, नीचे की ओर। सिफारिश किस आयोग की सिफारिश पर? तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। प्रथम गवर्नर जो हैं ओसबॉर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख रहे हैं, याद रखिएगा। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था और एल के झा उस समय गवर्नर थे, ये भी याद रखिएगा। नियुक्ति कौन करता है गवर्नर की? तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, याद रखिएगा। हरमीत ढिल्लो भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि यूएसए में इनको सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है, हरमीत ढिल्लो। काश पटेल भारतीय मूल के अमेरिकी, ये भी हैं। चर्चा में क्यों है? जैसे अपने यहाँ सीबीआई है वैसे ही अमेरिका में है एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसका प्रमुख जो है काश पटेल को नियुक्त किया गया है। जय भट्टाचार्य, इनको भी यूएसओ में जो स्वास्थ्य संस्थान हैं उनका डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। मिखाइल कावेला सिवली, ये जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, निर्वाचित हुए हैं। पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी हैं और कैपिटल जो है जॉर्जिया की तिबिलिसी है। तो यदि पूछ लिया जाए कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति एक फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं, तो आपको बताना है जॉर्जिया। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम निर्वाचित हुए हैं। उप सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार हैं। राजीव कुमार की बात करें तो जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है निगम भारत में, उसके सीईओ नियुक्त किए गए हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस रूस और इंडिया का संयुक्त उद्यम है। नेटुम्बो नांदी नामीबिया की पहली फीमेल राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं और अफ्रीका की दूसरी हैं। अफ्रीका की पहली कौन रही हैं? तो सामिया सुलू, जो कि तंजानिया की हैं। एकदम भेद समझ जाइए, नामीबिया की पहली हैं और अफ्रीका की दूसरी हैं। अफ्रीका है महाद्वीप और नामीबिया है अफ्रीका में एक देश। एमएमएस बोले तो मनमोहन सिंह की बात हो रही है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। नहीं रहे क्रास का मतलब है 26 दिसंबर को, एकदम डेट याद कर लेनी है। 26 दिसंबर को इनका निधन हुआ है। 1982 में ये आरबीआई के गवर्नर थे। 1982 में और क्या क्या हुआ? 82 में एक्जिम बैंक की स्थापना हुई थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक और नाबार्ड की भी स्थापना हुई थी। ये भी 2 फैक्ट याद कर लेना। और 1985 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के प्रधानमंत्री। 1990 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार रहे हैं। 1991 में वित्त मंत्री रहे हैं। किसके समय में? पीवी नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे। और उस समय जो नई नीति अपनाई गई थी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी ही थे। 2004 से 14 तक ये 2 बार पीएम रहे हैं, ये फैक्ट भी याद रखना। श्याम बेनेगल ये फिल्मकार थे, नहीं रहे हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज से ये पीड़ित थे। दादा साहब फाल्के डीएसएफ पुरस्कार जो है मिला है इनको, पद्म भूषण और पद्मश्री भी मिल चुका है। और आपको बताना है कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार लेटेस्ट वाला वो किसको दिया गया है? वो एक दादा को ही दिया गया। ये आपको मैं एक हिंट दे रहा हूँ। राज मनचंदा जो है इंडिया के स्क्वैश खिलाड़ी हैं, अर्जुन पुरस्कार होल्डर हैं। चर्चा में क्यों है? निधन हो गया। जाकिर हुसैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट सहित याद कर लेना। 16 दिन पहले, मतलब 10 दिन पहले, मनमोहन सिंह के 10 दिन पहले जाकिर हुसैन का निधन हुआ है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस बीमारी थी इनको, ये फेफड़ों की बीमारी होती है। ठीक है, इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। अल्लाह रखा के पुत्र थे। अल्लाह रखा भी एक तबला वादक थे, ये भी याद रखना। 1992 में इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था और 2024 में 3 ग्रैमी अवार्ड मिले हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पद्मश्री मिल चुका है, इसके अलावा इनको पद्म भूषण मिल चुका है और पद्म विभूषण भी मिल चुका है। तो तीनों पद्म पुरस्कार मिले हैं, 3 और 1 4 बार ग्रैमी अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। तो हौले हौले करंट अफेयर से आपको प्यार भी हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, नए हो तो सब्सक्राइब करो। चलो तो गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। झारखंड झारखंड में क्या हुआ है दोस्तों? स्थानीय उम्मीदवारों को निजी क्षेत्र में नौकरी के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान किया गया है कानून बनाकर। अभी का है चर्चा में रहा है दिसंबर महीने में कि झारखंड हाई कोर्ट ने कानून के क्रियान्वयन पर अस्थायी रोक लगा दी। तो याद रखिएगा, पहला फैक्ट ये हो गया कि 75% आरक्षण और दूसरा हो गया है कि अस्थायी रोक लगा दी है। और किस क्षेत्र में नौकरी पर आरक्षण? तो निजी क्षेत्र। उत्तराखंड की बात करें, यूके की बात करें तो पहली वाइन उत्पादन इकाई की स्थापना उत्तराखंड ने कर दी है। उद्देश्य क्या है? वाइन पर्यटन को बढ़ावा देना। व्यापक योग नीति की घोषणा भी उत्तराखंड ने की है, योग पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर पर 59वें क्रम का है और 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक हुआ है। कहाँ पर हुआ है? भुवनेश्वर में हुआ है। और यहीं पर क्या हुआ है? BDS का भी आयोजन यहीं पर हुआ है, भारतीय प्रवासी दिवस, BPD।
इसको संबोधित किसने किया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने संबोधित किया है। इम्पॉर्टेंट है। 59 और 29 दोनों में ऊ लगा हुआ है, इस तरह से उन लगा हुआ है, दोनों के उच्चारण में देखिए उन लगा हुआ है, तो ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। शासन आपल्यादारी महाराष्ट्र सरकार की पहल है। मराठी में ये योजना का नाम रखा गया है, पहल का नाम रखा गया है। इसका हिंदी में अर्थ होता है सरकार आपके द्वार, मतलब जो सरकारी योजनाएं हैं उनके लाभ जो हैं दरवाजे पर ही मिलने लगेंगे नागरिकों को। लेकिन फिर चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसको स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब बात करते हैं स्कॉच पुरस्कार की, तो ये परियोजनाओं को दिया जाता है, संस्थानों को दिया जाता है जो राष्ट्र निर्माण में काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, सराहनीय काम करते हैं, उनको दिया जाता है। स्थापना इसकी समीर कोचर ने की थी। समीर कोचर का इंग्लिश रूपांतरण इस तरह से होगा समीर कोचर, और इसी समीर का एस और कोचर का कोच लेकर पूरे स्कॉच का नाम रखा गया है। तो ये एक समूह है। 1997 में समीर कोचर ने स्थापना की थी। 2003 से ये पहली बार देना प्रारंभ किया गया, और पिछली वीडियो में आपको बताया था कि प्रवासी भारतीय दिवस भी पहली बार 2003 में ही दिया गया। तो स्कॉच पुरस्कार और प्रवासी भारतीय दिवस पुरस्कार दोनों एक साथ शुरू हुए हैं। प्रदाता कौन है? स्कॉच ग्रुप। याद रखिएगा ये भारतीय ग्रुप है, कोई इंटरनेशनल ग्रुप नहीं है। तो मजा आ रहा हो तो लाइक करो यार। मेघगांग फेस्टिवल 2024। मेघगांग में लगा हुआ है और में किस में लगा होता है? मेघालय में भी। तो ऐसे जोड़ लेना, काम हो जाएगा। मेघगांग मेघालय में होने वाला एक सांस्कृतिक समारोह है। गारो पहाड़ियों में इसका आयोजन किया जाता है। टोटो जल विद्युत परियोजना, कैबिनेट ने इसमें 1750 करोड़ के निवेश को मंजूरी दे दी है। सवाल दूसरा बन सकता है कि ये योजना कहाँ स्थापित की जा रही है? परियोजना अरुणाचल प्रदेश में। किस नदी पर स्थापित की जा रही है? तो सियांग नदी पर स्थापित की जा रही है। ये ब्रह्मपुत्र की उपनदी है, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसी से निकली हुई एक नदी है सियांग नदी। 400 मिलियन ड्रीम्स रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। 23 दिसंबर 2024 को ये रिपोर्ट जारी की गई। अगला सवाल, रिपोर्ट जारी किसने करी है? तो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद, जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, उसने जारी की है। और इसमें आंतरिक प्रवास पर प्रकाश डाला गया है। आंतरिक प्रवास मतलब देश में ही एक राज्य से दूसरे राज्य में काम की तलाश में या बेहतर सुविधाओं की तलाश में या प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित होकर कहीं सही सुरक्षित राज्य में रहने के लिए प्रवास आंतरिक प्रवास के जरिए रखा जाता है। तो कहा गया है कि जो 2011 में जो जनगणना थी उसके अनुसार 45 करोड़ प्रवास हुआ करता था, वो 2023 में घटकर मात्र 40 करोड़ लोग ही अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। परसेंटेज की बात करें तो 38% से घटकर 29% हो गया है। मोटा मोटी 10% की कमी हुई है, याद रखिएगा। प्रवास का मार्ग कौन सा है? मतलब यूपी और बिहार से सर्वाधिक लोग कहाँ जाते हैं? दिल्ली। और गुजरात से कहाँ जाते हैं? महाराष्ट्र। तो प्रवास का मार्ग मतलब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं लोग। प्रवास में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ देखी गई? मतलब किन राज्यों में सर्वाधिक लोग गए हैं? तो वेस्ट बंगाल, राजस्थान और कर्नाटक। सबसे कमी कहाँ हुई है? तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, यहाँ सबसे कम लोग गए हैं। अब बात करते हैं जीडी बिड़ला पुरस्कार की। पी का मतलब पुरस्कार है। प्रोफेसर जैकब जॉर्ज को दिया गया। किस क्रम का है? 34वें क्रम का है। योगदान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो सुपर मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री के क्षेत्र में इन्होंने जो अच्छा काम किया उसको सराहने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। और ये पुरस्कार 50 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। याद रखिएगा, वैज्ञानिकों को दिया जाता है, वो भी 50 साल से कम उम्र के। 5 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ब्यास सम्मान की बात करें तो सूर्यवाला को दिया गया। 34वें क्रम का ये भी है। तो जीडी बिड़ला और व्यास दोनों 34वें क्रम के हैं। रचना का नाम क्या है? कौन देश को बासी। प्रदाता कौन है? के बिड़ला फाउंडेशन। इसमें 4 लाख रुपए इनामी राशि रहती है। पहला व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को दिया गया था। तो ये इधर जैकब जॉर्ज हो गए हैं, जीडी बिड़ला पुरस्कार, और एक और हैं जॉर्ज जैकब, इनको भी देख लीजिए नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये जॉर्ज जैकब हैं, लेकिन इनका पूरा नाम है जॉर्ज जैकब कूवाकड़। ये भारतीय पादरी हैं, केरल के हैं। अभी क्यों चर्चा में रहे हैं? क्योंकि पोप फ्रांसिस ने इन्हें कार्डिनल नियुक्त किया है। पोप फ्रांसिस मतलब दुनिया भर के ईसाइयों का जो सर्वोच्च धार्मिक नेता होता है, एक तरह से कहें तो वो पोप होता है। तो पोप से ठीक नीचे का पद है कार्डिनल। तो उस पद पर जॉर्ज जैकब कूवाकड़ जो है वो आसीन हो गए हैं, चुने गए हैं उसके लिए। और मोदी जी ने बधाई इनको प्रेषित की है। तो जॉर्ज जैकब और जैकब जॉर्ज दोनों को याद रखिएगा। टॉम क्रूज की बात करें तो अमेरिकी नौसेना का प्रतिष्ठित लोक सेवा पुरस्कार इनको दिया गया। हॉलीवुड स्टार हैं और फिल्मों के जरिए इन्होंने सेना के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न की और सम्मान को बढ़ावा दिया। जैसे अपने बॉर्डर फिल्म है, तो सनी देओल को ऐसा ही अगर पुरस्कार दिया जाए तो
आप समझ सकते हैं। तो टॉम क्रूज को इसीलिए यह पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 11 दिसंबर को दिया गया, विज्ञान भवन में दिया गया, वाई द्रौपदी मुर्मू। 45 पंचायतों को दिया गया। तो आपको क्या याद रखना है? संख्या। दिया किसने? राष्ट्रपति ने, यह भी आपको याद रखना है। काहे के लिए दिया है? तो सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए। सर्वाधिक पुरस्कार किन राज्यों को दिए गए हैं? मैक्सिमम पुरस्कार तो त्रिपुरा और ओडिशा। गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर पुरस्कार कर्नाटका नहीं, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में दिए गए। बुल्गारिया की एक फिल्म है स्टेट डोटो, जिसका हिंदी तर्जुमा जो है वो तरीका होता है, इसी के लिए यह पुरस्कार दिया गया। तो रॉयल बंगाल टाइगर पुरस्कार किसे दिया गया? बुल्गारिया। देश का नाम भी याद रखना है और उसकी फिल्म को भी याद रखना, स्टेट डोटो, इसको दिया गया है। ऑप्शन में पर्यावरण भी रहेगा, तो भ्रमित मत हो जाना। टर्नर पुरस्कार की बात करें तो चित्रकला के क्षेत्र में दिया जाता है, ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है और जसलीन कौर को दिया गया। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार, पी का मतलब पुरस्कार है, समझ जाइएगा। ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। मिशेल बैचलेट को दिया गया, जो कि चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं। चिली की कैपिटल क्या है? सेंटियागो। चिली मतलब मिर्च, और मिर्च खा के आदमी क्या हो जाता है? सेंटी हो जाता है। ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। जॉर्ज जैकब अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं। वेब्स 2025 इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसकी फुल फॉर्म भी रट लो, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट। नाम से ही जाहिर है कि इसका काम क्या होगा। 5 से 9 फरवरी 2025 के बीच इसका आयोजन होगा, नई दिल्ली में होगा। दुनिया के कलाकार, रचनाकार और जो क्रिएटर वगैरह हैं, उन सबको बुलाया जा रहा है और एक मंच के रूप में ये काम करेगा। मोदी जी ने अपने मन की बात में इसका जिक्र किया है। कै तारीख को? तो 29 दिसंबर 2024 को। यदि ये भी पूछ लिया जाए कि 2024 की लास्ट मन की बात मोदी जी ने किस दिन की, तो ये भी याद रखना 29 दिसंबर को। तो इसमें जिक्र किया और कहा है, इसी दौरान ये भी कहा कि राज कपूर और मोहम्मद रफ़ी, इन दोनों की 100वीं जयंती है, तो श्रद्धांजलि भी मोदी जी ने प्रेषित की। इंडिया को एशिया प्रशांत क्षेत्र हेतु गुड प्रैक्टिस अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया। एक फैक्ट है, इसको जहन में डाले रखिएगा। फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 मुंबई में इनका वितरण हुआ, 5वें क्रम के हैं, 1 दिसंबर को ये दिए गए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अमर सिंह चमकीला। अभिनेता DJ दोसांझ मतलब दिलजीत दोसांझ, आप सब जानते होंगे, इसी फिल्म के लिए दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक इम्तियाज अली, ये भी इसी फिल्म के लिए सम्मानित हुए हैं। तो 3 लोग जो हैं एक ही फिल्म के लिए सम्मानित हुए हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री करीना कपूर, और इनकी फिल्म अलग है जाने जान, उसके लिए सम्मानित की गई हैं। OTT की बात करें तो ओवर द टॉप इसकी फुल फॉर्म होती है, इसको भी ध्यान में डाले रखो। ओवर द टॉप मतलब बिना केबल, बिना सैटेलाइट, सबसे ऊपर काम हो रहा है, सीधे इंटरनेट के जरिए। इनको किसी और माध्यम की ज़रूरत नहीं है, इनको ना थिएटर की ज़रूरत है, ना किसी और माध्यम की ज़रूरत होती, इसीलिए इनको कहा जाता है ओवर द टॉप, एकदम छत के ऊपर से। तो नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, ये सब काहे के उदाहरण हैं? OTT प्लेटफॉर्म के उदाहरण हैं। इन पर सेंसरशिप ना के बराबर होती है, सेंसर बोर्ड के ये दायरे में नहीं रहते हैं, इसीलिए आप देखते होंगे इनमें खुली अश्लीलता, एकदम शुद्ध अश्लीलता जो है वो परोसी जाती है, और जो सांस्कृतिक क्षरण है वो कहीं ना कहीं इसके जरिए बढ़ रहा है। 76वां जिला महाकुंभ क्षेत्र को घोषित किया गया है अस्थायी तौर पर। अब इतना बड़ा जिला है यार, 40 करोड़ श्रद्धालु आने का अनुमान है पूरा का पूरा, और इसमें अगर कोई अनहोनी होती है तो कहाँ थानों के चक्कर लगाएगा आदमी, कैसे पहुँचेगा, बाहर की पुलिस, प्रयागराज की पुलिस कैसे जाके खोजेगी? तो इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए एक अलग से प्रशासनिक बॉडी बनाई गई है जिले के रूप में। 1 दिसंबर 2024 को गठित किया गया। प्रयागराज डिवीजन में इस समय कुल 5 जिले हो गए हैं, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर और महाकुंभ 5वां हो गया है। प्रशासनिक सहूलियत को बढ़ावा देने के लिए इसको गठित किया गया है। और इसके DM कौन बनाए गए हैं ये भी याद रखिएगा, विजय किरण आनंद, और IPS कौन है? राजेश द्विवेदी। दोनों नामों को याद रखिएगा। अगली बहुत महत्वपूर्ण खबर है KBLP, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, इसकी फुल फॉर्म है। 25 दिसंबर 2024 को मोदी जी ने खजुराहो में इसका शिलान्यास किया। खजुराहो मंदिरों वाले परिसर में इसका उद्घाटन किया। 2008 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। अब आपको बताना कि खजुराहो मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? समझौता कब हुआ यार? 22 मार्च 2021 को। किसके बीच? केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और UP सरकार। त्रिपक्षीय समझौता है। अब इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होगा? गंगा तो इधर हो गई, गंगा की सहायक है यमुना, और यमुना की सहायक 2 नदियां हैं, के बेतवा और केन। वैसे मैं CSBK करके आपको ट्रिक बताता हूँ, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। CSBK मतलब यमुना की सहायक नदियां हैं। तो बेतवा और केन यमुना की सहायक नदियां हैं,
बेतवा मध्य प्रदेश के रायसेन से निकलती है, ठीक है, और ये निकलकर हमीरपुर में यमुना से मिलती है, यूपी के हमीरपुर में, याद रखिएगा। केन की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के कटनी से निकलती है, कैमूर पहाड़ियों से, ये बांदा में आके यमुना से मिल जाती है, तो मिलन स्थल भी याद रखिएगा। और जो केन नदी है वो पन्ना टाइगर रिजर्व से होके निकलती है, और पन्ना टाइगर रिजर्व की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको खतरा है, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा कि पन्ना टाइगर रिजर्व से कौन सी नदी होके निकलती है, तो केन नदी। इन्हीं दो को जोड़ने के लिए ये प्रोजेक्ट हस्ताक्षरित हुआ है, उसका शिलान्यास हुआ है केवीएलपी परियोजना के तहत। लंबाई कितनी है? 221 किलोमीटर। इससे फायदा क्या होगा? बुंदेलखंड में 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। 2.5 लाख हेक्टेयर बुंदेलखंड की बात आई है तो इसमें लगभग 13 जिले शामिल किए जाते हैं, जिसमें से 7 यूपी के हैं। कैसे याद रखना, मैंने आपको ट्रिक भी बताया था। चिलम बाज है झांसी, केवल याद करने के लिए बता रहा हूँ दोस्त, इसको दिल पे मत लीजिएगा। झांसी की रानी के प्रति मेरे दिल में पूरा सम्मान है। चिलम बाजा मतलब ची का मतलब चित्रकूट, ला का मतलब ललितपुर, एम का मतलब महोबा, बा का मतलब है बांदा, और जा का मतलब है जालौन, और है का मतलब है हमीरपुर, और झांसी अपने आप में झांसी की रानी है। तो ये यूपी के जिले बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं, जो सिंचाई की दृष्टि से एकदम कमज़ोर क्षेत्र है। वर्षा कम होती है, फसल उत्पादन ना के बराबर होता है, यहाँ से ज़्यादा लोग जो है पलायन करते हैं, तो ये सब समस्याएं इस क्षेत्र में बनी रहती हैं। तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट को लाया जा रहा है। सिंचाई इंजीनियर आर्थर कॉटन को कहा जाता है, जिन्होंने भारत में नदियों को जोड़ने की कॉन्सेप्ट लाए थे। 25 दिसंबर को क्यों शुरुआत की? क्योंकि राष्ट्रीय सुशासन दिवस इस दिन मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस भी है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024, 423 एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए, समझौतों पर 1.8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को आकर्षित किया गया। याद रखिएगा, ये एक बिजनेस समिट है एक तरह से, तो बिहार वाले इसको विशेष रूप से याद रखें। कबड्डी विश्व कप महिला वाला, बिहार इसकी मेजबानी कर रहा है। आयोजन इसका मार्च 2025 में होगा। बिहार दूसरी बार इसकी मेजबानी कर रहा है, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। बाईपैक्स क्या है? 2024 राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी है, पटना में आयोजन हुआ, 1 दिसंबर को आयोजन हुआ। जागरूकता बढ़ाने के लिए, डाक के महत्व और इतिहास के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, और 2 किताबों का भी अनावरण किया गया, पोस्टल हेरिटेज ऑफ बिहार और ग्लोरी ऑफ बिहार। बिहार वाले इसको विशेष रूप से याद रखें। विश्व का पहला डाक टिकट भी जारी किया गया था, कहाँ? अजीमाबाद, एक अन्नी और 2 अन्नी के नाम से बिहार में ही जारी किया गया था, याद रखिएगा। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में है, किस नदी पे है यार, ये आप बताइए। 25 दिसंबर 2024 को अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया मध्य प्रदेश में। तो 100वीं जयंती पर ही केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा, 100वीं जयंती, दोनों काम 25 दिसंबर को हुए हैं। मोदी जी ने ग्राम पंचायतों हेतु अटल ग्राम स्वशासन भवनों की भी फाउंडेशन रखी मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन का दर्जा भी प्राप्त हुआ है, ये भी याद रखिएगा। ये मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर की खबर है। इसका संबंध इस फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से नहीं है। तो पूछ लीजिए, गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश को। नाबार्ड की बात करें तो बिहार को ग्रामीण सड़क परियोजना हेतु 155 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है नाबार्ड ने। 12 अप्रैल 1982 को इसकी स्थापना हुई थी, इसमें सुधार कर लेना, अप्रैल नहीं ये जुलाई है। और इसी वर्ष एग्जिम बैंक का भी गठन हुआ था, स्थापना हुई थी 1982 में ही। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड, और खाली 1982 एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड की फुल फॉर्म भी यार अच्छे से याद कर लो, नहीं तो भूल जाओगे। इसमें जो NA है, इन दोनों को मिलाकर एक अर्थ निकलता है नेशनल, ये फैक्ट याद रखिएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, अपने नाम के अनुरूप ही इसका काम भी है। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 10वें क्रम का भोपाल में आयोजित हुआ 17 दिसंबर को। थीम क्या थी? लघु वन उपज के माध्यम से फीमेल्स का सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण। भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल में है, और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में है। तो वन प्रबंध और वन अनुसंधान, यही 2 शब्द जो हैं भेद उत्पन्न करते हैं, इनको जहन में डाले रखना, फिर कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। 1 वर्ष और परिणाम उत्कर्ष, राजस्थान में इसका आयोजन हुआ, कार्यक्रम है। सरकार के गठन को 1 वर्ष पूरे हुए, राजस्थान सरकार के गठन को। तो मोदी जी ने इस मौके पर कई योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम यहाँ के कौन है? भजन लाल नायर की। समर्थन भी देते रहिए, कैसे? सब्सक्राइब करके, शेयर करके। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन लाइक कर दो तब आगे बढ़ा जाए।
गणतंत्र दिवस की बात करें तो रक्षा मंत्रालय ने इसकी थीम की घोषणा की, जो कि 2025 में जनवरी में मनाया जाएगा। उस थीम को आपको जान लेना चाहिए, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। एकदम शब्दशः याद कर लीजिएगा। परेड में 15 राज्य और यूटीज जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं सब शामिल होंगे। याद रखिएगा 15 राज्य, इनकी झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी। कुल 11 मंत्रालय जो हैं इसमें भाग लेंगे। भारत और मलेरिया की बात करें तो मलेरिया उन्मूलन को लेकर 25 दिसंबर को, याद रखिएगा ये वही 25 दिसंबर है जिस दिन मोदी जी ने केन बेतवा लिंक परियोजना प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इसी दिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की। पीकेएम का मतलब है परिवार कल्याण मंत्रालय। कहा है कि मलेरिया के मामले 1947 में जो 7.5 करोड़ थे वो घटकर 2023 में कितने रह गए हैं, 2 मिलियन, बोले तो 20 लाख। बहुत अच्छा फैक्ट है। कितने परसेंट की कमी आई है, तो 97% की कमी आई है। मेंस में भी इस फैक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। 2024 में इंडिया डब्ल्यूएचओ के हाई वर्डन टू हाई इम्पैक्ट से बाहर हो गया है। जब मामले ज़्यादा होते हैं तो डब्ल्यूएचओ की एक कैटेगरी है हाई वर्डन टू हाई इम्पैक्ट, बड़ा भार और बड़ा प्रभाव, तो उससे बाहर हो गया है। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। इंडिया ने अपना एक नेशनल एक्शन प्लान भी लॉन्च किया था जिसकी अवधि है 2023 से 27 तक। इसको अच्छे से जहन में बिठा लेना। एमएसपी पर गारंटी की सिफारिश के लिए स्वास्थ्य स्थायी समिति ने गारंटी की सिफारिश की है। मतलब जो एमएसपी दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसको गारंटीकृत कर दीजिए, जिसके लिए किसान आंदोलन भी होते रहते हैं। इस समिति का अध्यक्ष कौन था आपको याद रखना है। तो एमएसपी खेतों की फसलों से संबंधित है और खेतों की फसल में एक फसल है चना, ठीक है, चना, तो चना से ही बना देना चन्नी। तो चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पूर्व सीएम ऑफ पंजाब थे, उनकी अध्यक्षता में बनाई गई और उन्होंने सिफारिश की जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है, जिसके तहत 6,000 रुपये की राशि सालाना दी जाती है 3 किस्तों में, उसको बढ़ाकर 12,000 करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही कहा है कि ये जो सम्मान निधि योजना है इसके पात्र पट्टेदार और मजदूर जो खेतों में काम करते हैं वो भी इससे लाभान्वित हों। याद रखिएगा, आपके यहाँ जो भी कहा जाता हो, हमारे यहाँ इसको कहते हैं पटका, पटका कहते हैं, डेलाई भी कहा जाता है, जिसपे भूमि का जो मालिक होता है उससे दूसरा किसान जो है भूमि किराए पे ले लेता है 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, फिर उसमें खेती करता है। तो उसी को पट्टेदारी या पटका भी कहा जाता है। तो उनके लिए भी इसको विस्तारित करने की बात कही गई है। अच्छा, मलेरिया के संदर्भ में एक फैक्ट और है, परजीवी से होने वाली बीमारी है। ये परजीवी मादा एनाफिलीज के जरिए फैलता है। रोनाल्ड रास ने इसकी खोज की थी सर्वप्रथम, तो इनको रसायन का नोबेल भी दिया गया इसी काम के लिए। एमएसपी की बात करें तो 22 फसलों को दिया जाता है, कुल 22 फसलें। आपको कहीं कहीं 23 भी मिलेगी, 24 भी मिल सकती हैं, लेकिन 22 फसलों को एमएसपी के तहत कवर किया जाता है। निर्धारण इसका सीएससीपी की सिफारिश पर, जो कृषि मूल्य और लागत आयोग है उसकी सिफारिश पर सरकार के द्वारा किया जाता है। इन 22 फसलों में 14 खरीफ की, 6 रबी की और 2 वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करें तो 17 दिसंबर को एक विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। रामनाथ कोविंद समिति के अनुरूप पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि इसका आकलन करने के लिए, इसकी प्रासंगिकता की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। रामनाथ सिंह जो कि पूर्व राष्ट्रपति, उनकी अध्यक्षता में, तो उन्हीं की सिफारिशों के अनुरूप विधेयक प्रस्तुत किया गया है। प्रावधान किया गया विधेयक में अनुच्छेदों में बदलाव किया जाएगा। एक नया अनुच्छेद जुड़ेगा, कौन सा, 82A, जो 1 से लेकर 6 छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ होगा। तो 82A जोड़ा जाएगा, जो क्या, जिसके तहत क्या प्रावधान किया गया कि एक साथ चुनाव होंगे, लोकसभा और विधानसभा दोनों के। ये बदलाव 2029 के बाद लागू होंगे। पहला संयुक्त चुनाव 2034 में होने की संभावना है। सरकार कार्यकाल से पूर्व भी भंग की जाएगी। नया चुनाव बाकी कार्यकाल के हेतु हुई, जैसे कोई सरकार है नई गठित हुई और बीच में ही अगर वो भंग हो गई तो उसके बाद जो चुनाव होंगे उसकी अवधि जो है शेष बचे हुए समय के लिए ही होगी। नया चुनाव बाकी कार्यकाल हेतु होगा, जिसके लिए आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 में संशोधन की आवश्यकता होगी, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है वो संतुलित किया जाएगा। जैसे एक साथ चुनाव होने हैं, मान लिया 2025 में चुनाव होने हैं, तो कुछ सरकारें 2023 में ही समाप्त हो रही होंगी, लेकिन इनको बढ़ा दिया जाएगा, या जो 2026 में समाप्त होने वाली है उसे 1 साल पहले ही बंद कर दिया जाएगा, ताकि 2025 में एक साथ चुनाव हो सके। इसके लिए आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 में संशोधन किया जाएगा। संशोधन के लिए विशेष बहुमत 2/3 सदस्य उपस्थित और मतदान वाले सदस्यों का 2/3 रहेगा। आप सब पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन अगर सिफारिश कर देता है तो चुनाव अलग भी हो सकता है। ये फैक्ट भी अपने जहन में बिठाए रखना। जैसे कहीं धांधली हो गई या कोई और इशू हो गया तो चुनाव आयोग की सिफारिश पर अलग से भी चुनाव किया जा सकता है, कराया जा सकता है। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 6 दिसंबर को पेश किया गया। रेलवे की दक्षता में सुधार करना उद्देश्य था। रेलवे बोर्ड की जो वैधानिक शक्तियां हैं उसे वैधानिक शक्तियां प्रदान करना। अभी तक रेलवे बोर्ड को कोई वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। रेलवे बोर्ड मतलब अब अधिनियम बन जाएगा। रेलवे बोर्ड शीर्ष नीति निर्माण संस्था है। रेलवे की वित्त का प्रबंधन, संचालन और विकास का कार्य भी देखता है रेलवे बोर्ड। अध्यक्ष इसके सतीश कुमार हैं। जया वर्मा सिन्हा जो कि यूपी के इलाहाबाद की हैं, प्रयागराज की हैं, उनका इन्होंने स्थान लिया है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। नए आपराधिक कानून 3 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ में जारी किए। इंपॉर्टेंट है, डेट भी याद रखना।
कौन कौन से 3? एक तो हो गया है भारतीय न्याय संहिता BNS, दूसरा है BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और तीसरा है BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये तीनों चंडीगढ़ में जारी किए गए, मोदी जी के द्वारा जारी किए गए, और लागू ये पहले से ही है 1 जुलाई 2024 से। तो ये डेट भी याद रखना। उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता, दक्षता और अनुकूलन क्षमता का विस्तार करना। सी बॉक्स की बात करें तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इसको जारी किया। कार्यस्थल पर फीमेल्स के साथ जो यौन उत्पीड़न है उसको समाप्त करना शिकायत के जरिए। तो सी बॉक्स को भी याद रखिएगा। पैकेज्ड पेयजल जो बोतलों वगैरह में आता है, तो फसाई ने सर्वाधिक जोखिम वाले खाद्य श्रेणी में इसको शामिल कर लिया है या वर्गीकृत किया है। लाभ क्या होगा? जो पानी बनाने वाली कंपनियां हैं उनको सख्त नियमों और निगरानी से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, जोखिम वाला इसको सिद्ध कर दिया गया है, तो ज़्यादा निगरानी और सब समस्याएं जो हैं झेलनी पड़ेंगी। एक मिनट। फूड फसाई की बात करें तो जैसे अभी तक जब ये इस श्रेणी में नहीं था तो कोई विशेष निगरानी की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब जो है इसको महत्वपूर्ण मानते हुए इस श्रेणी में डाल दिया गया है। तब आए दिन जांच वगैरह होती रहेगी, तो ये अच्छा है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है फसाई की। स्थापना इसकी फसाई एक्ट 2006 के तहत 2008 में हुई थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। अब आप हमको ये बता दीजिए कि इसके मंत्री कौन हैं? कुछ यार कमेंट करते रहा करिए। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में, इसके साथ ही कुछ क्षेत्रीय हेडक्वार्टर भी हैं, जैसे यूपी के गाजियाबाद में। ये विशेष रूप से ध्यान में डाले रखना है। दूसरा कोलकाता, तीसरा मुंबई और चौथा चेन्नई। काम इसका क्या है? जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना। आप लोग देखते होंगे जो भी खाद्य पदार्थ है, भले ही ब्रेड लेके आए, लेकिन उसको जो है फसाई के द्वारा सर्टिफाइड किया गया होगा। इसका लोगो उस पे लगा होगा, ध्यान से देखिएगा। एक बात और बता दें, जो खाद्य पदार्थ हैं उन पे इस तरह से एक स्क्वायर बना होगा और बीच में एक गोला होगा। वो अगर लाल है तो वो प्रोडक्ट मांसाहारी है, ठीक है। यदि हरा है ये वाला गोला, तब वो प्रोडक्ट शाकाहारी है। आगे से ध्यान में रखिएगा। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और जो समाजवादी शब्द हैं उसको लेके एक खबर है, चर्चा में क्यों है। 42वां जो संविधान संशोधन है उसके खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी को खारिज कर दिया। अब 42वें संविधान संशोधन को देखते हैं, जो कि 1976 में हुआ था। वर्ष भी याद रखिएगा, क्रम भी याद रखिएगा। इसको लघु संविधान कहा जाता है क्योंकि कई सारे प्रावधान इसमें जोड़े गए थे। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था और अभी तक एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, वो भी इसी संविधान संशोधन के तहत। उसके तहत सपा को जोड़ा गया था। सपा मतलब एस का मतलब समाजवाद, पी का मतलब पंथ निरपेक्ष और ए का मतलब अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे। लघु संविधान इसको कहा जाता है। अच्छा, इन्हीं तीनों में से 2 शब्दों के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई थी, उनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय यह संशोधन हुआ था, उस समय आपातकाल भी लागू था। 51(a) के तहत प्रावधान किया गया था इस संविधान संशोधन के जरिए कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं, और जोड़े भी गए थे। और किसकी सिफारिशों पर जोड़े गए थे, अब आप ये बता दीजिए। लोकसभा और जो विधानसभा है राज्यों की, उनका कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। संवैधानिक बेंच में जो 5 न्यायाधीश का प्रावधान है वो इसी संविधान संशोधन के जरिए लाया गया। कम से कम 5 न्यायाधीश शामिल होंगे। वन, शिक्षा और जनसंख्या से संबंधित मामलों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट की सलाह पर कार्य करेगा। ये प्रावधान भी इसी संविधान संशोधन के जरिए लाया गया। स्वार्ड ऑफ ऑनर, अयोध्या में जो राम मंदिर परियोजना है उसको प्रदान किया गया ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा। ब्रिटेन की एक काउंसिल है, उसके द्वारा यह सम्मान दिया गया सुरक्षा प्रबंधन से संबंधित व्यवस्था के लिए। अवसाहेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में है, चोल वंश के समय में निर्माण हुआ है। अभी क्यों चर्चा में है? यूनेस्को का विशिष्टता पुरस्कार 2023 दिया गया दिसंबर में। याद रखिएगा, दिया गया दिसंबर 2024 में है। कब का? 2023 का। क्यों दिया गया? संरक्षण के प्रयासों हेतु, इसके संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर और सरकार की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं उनकी सराहना के लिए। मेकांग गंगा धम्म यात्रा, ठीक है। मेकांग एक नदी है और गंगा एक अलग नदी है, और धम्म समझ ही रहे हो, धर्म से संबंधित है। तो ये चौथे क्रम की है। 6 दिसंबर को शुरुआत हुई। थाईलैंड के बौद्ध विद्वान और नागरिक जो हैं दिल्ली में पहुंचे। गंगा अपने भारत की है, तो ये थाईलैंड के लोग पहुंचे हैं, मतलब सांस्कृतिक एकीकरण के लिए। बस इतना सा उद्देश्य है। कुछ गंगा नदी से सीखें और कुछ हम मेकांग नदी से सीखें, इन्हीं पहलुओं पर बात होगी। मेकांग नदी की बात करें, इस बार यूपी पीसीएस में भी सवाल आया था, एक बार यूपीएससी में भी आ चुका है। तिब्बत के पठार से निकलती है। चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से यह नदी गुजरती है। और मेकांग डेल्टा जो है वियतनाम में बनता है, याद रखिएगा। और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व इस तरह से बहती है, ऐसे बहती है, और गिरती कहाँ? साउथ चाइना सी में। ये फैक्ट भी याद रखिएगा, दक्षिणी चीन सागर में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की बात करें तो 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक मनाया गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। आप सबको पता है महाभारत कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था, और वहीं से गीता का उद्भव हुआ था, भगवान श्री कृष्ण के बचनों के रूप में। और मैं तो आप लोगों को सलाह दूंगा कि 1 से 2 पेज पढ़ा करिए गीता जी के, उससे बहुत बल मिलेगा। और ये कोई कठिन गीता मत ले लीजिएगा जैसे इस्कॉन वाले दे रहे हैं आजकल कुंभ मेले में, उनको मत लीजिएगा। जो गीता प्रेस से है गोरखपुर से, उनकी लीजिएगा। और उसमें भी जो संत लोग बताते हैं, स्वामी राम सुखदास की गीता पर एक टीका है, उन्होंने सरल तरीके से बताया है। बहुत ही सिद्ध महात्मा थे,
उनके द्वारा इसको रचा गया है। गीता प्रेस की सभी किताबें लगभग ऐसे संतों के द्वारा उनकी रचना की गई है जो भगवत प्राप्त थे। तो ये चीज़ें ज़्यादा अंदर बदलाव लाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बाकी आप लोगों की मर्जी भाई। अब आप लोग जुड़े हैं मुझसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी अनुभव रहे उसको आप लोगों से साझा करूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी भाई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ठीक है आयोजन हुआ। उद्घाटन किसने की? यू का मतलब उद्घाटन मनोहर लाल खट्टर जो कि सीएम है वहाँ के। साझेदार कौन रहा है? साझेदार राज्य रहा है ओडिशा और देश रहा है दोस्त तंजानिया, अफ्रीका का है। तो राजधानी तुम बताई दो। 2016 में स्टार्ट हुआ था। उद्देश्य क्या है? गीता का ज्ञान प्रसार करना। पश्चिम बंगाल की बात करें तो प्रमुख विरासत पर्यटन स्थल के रूप में इसको मान्यता दी गई है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अपने नाम के अनुरूप ही काम करता है। 1945 में इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर है पेरिस। यूनेस्को का हेड इसको कहाँ? पेरिस में। इसके साथ ही पेरिस में OECD का भी मुख्यालय है जो कि 1961 में गठित हुआ था और फाटअप का भी मुख्यालय वहीं पर है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में गठन हुआ था। बिम्स्टेक की बात करें तो इसके अधिकारियों की बैठक हुई है। इंपॉर्टेंट है। 24वीं बैठक हुई है दिसंबर 2024 में। कहाँ? थाईलैंड में। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की तैयारी पर चर्चा हुई क्योंकि जो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है वो थाईलैंड में ही होगा। तो आयोजन से पहले ही वहीं पर अधिकारियों की बैठक हुई है, याद रखिएगा। 5वां श्रीलंका में हुआ था, 5वां ये भी याद रखिएगा। अब छठा जो है थाईलैंड में होगा। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। 1997 में इसका गठन हुआ था। 1997 का ये 7 उठा लीजिएगा। यही 7 जो है इसके मेंबर्स की संख्या है, ये भी याद रखिएगा। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन 2024 में ही 6 से 8 अगस्त के बीच पहला हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। CII की हेल्प से। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये फैक्ट जहन में डाले रखना। 7 मेंबर हैं। कौन कौन से हैं? भारत के पड़ोसी हैं। देखो ऊपर देख लेना, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश और म्यांमार, ये ऊपर वाले हो गए सब। थाईलैंड भी उसी के बगल में है। श्रीलंका एकदम नीचे है। नीचे से एक ही देश है, याद रखिएगा। मालदीव भी विकल्प में रहेगा, भ्रमित मत होइएगा। इधर अफगानिस्तान भी रहेगा। फिर सार को ध्यान में रख के गलत कर दो। केवल और केवल इधर वाले देश ही शामिल हैं और एक यहाँ पे श्रीलंका। इतने ही देश बिम्स्टेक में शामिल हैं। श्रीलंका की बात करें तो नई वीजा नीति जारी की है, जनवरी 2025 से प्रभावी हुई है। बैटरी कम हो गई है। इंडिया सहित 39 देशों को वीजा फ्री यात्रा करने का ये ऑफर कर रहा है अपनी नई वीजा नीति में। तो 2 सवाल बन सकते हैं कि हाल ही में किस देश ने अपनी नई वीजा नीति जारी की है? श्रीलंका ने। पर्यटन को बढ़ावा देना, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना और जो संबंध हैं द्विपक्षीय उनको मजबूत करना इसका उद्देश्य है। रूस की बात करें तो फरवरी 2025 में ये भी इंडिया को वीजा फ्री यात्रा देने के लिए काम कर रहा है। समुद्री संवाद की बात करें तो इंडिया और फिलीपींस के बीच हुआ है 15 दिसंबर 2024 को, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। ये पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। समुद्री चुनौतियों का समाधान करना और किस तरह से समुद्री संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जाए, इन्हीं सब पहलुओं पर वार्ता हुई। CPTPP की बात करें तो कंप्रेहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस एंड पैसिफिक पार्टनरशिप इसकी फुल फॉर्म है। 11 देश इसमें शामिल हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये तो हो गए 2 क्वाड वाले। इसके साथ ही कनाडा और सिंगापुर भी शामिल है, याद रखिएगा। लेकिन इंडिया, चाइना और USA तीनों शामिल नहीं हैं। 2018 में इसका गठन हुआ था, साइन हुए थे। चर्चा में क्यों है? UK इसमें शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। इंपॉर्टेंट है, 15 दिसंबर 2024 को शामिल हुआ है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो। बाकी अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए। पहले भट्टाचार्य समिति को देखते हैं। RBI ने इसका गठन किया, नाम याद रखिएगा। वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस समिति का गठन किया गया। वैश्विक रेमिटेंस आप सब जानते हैं। भारतीय प्रवासी जो विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ से जो पैसा भेजते हैं भारत में, उसको रेमिटेंस कहा जाता है। तो वर्ल्ड बैंक ने एक सूचना जारी की दिसंबर 2024 में और कहा है कि रेमिटेंस के मामले में ग्लोबल लेवल पर इंडिया पहले स्थान पे है, मैक्सिको दूसरे स्थान पे है और चाइना तीसरे स्थान पे है। इंडिया की वर्ल्ड में भागीदारी जो है सर्वाधिक है, लगभग 14%। और कितना रेमिटेंस आया है? तो $129 बिलियन। अगर कथन बना के पूछ ले तो याद रखिएगा कि वर्ष 2000 से लगातार रेमिटेंस में बढ़ोतरी दर्ज की है इंडिया ने। सेफ रिपोर्ट की बात करें, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सेफ, लोगों को सेफ करने के लिए। साइट एडजेसेंट फैक्ट्री एम्प्लॉय इसकी फुल फॉर्म है। मतलब फैक्ट्री के आसपास रहने वाले जो कर्मचारी और मजदूर हैं उनको घर उपलब्ध कराने से संबंधित है। अच्छा और सस्ता घर कैसे मुहैया कराया जाए, इन सब पहलुओं की चर्चा इस रिपोर्ट में जारी की गई है। तो पहला नाम याद रखिएगा कि सेफ नाम है इसका। किनको सेफ कर रही है? मजदूरों और कर्मचारियों को। काहे में? घर में। कब जारी हुई है? तो दिसंबर 2024 में। किसने जारी की है? तो नीति आयोग ने जारी की है। और आपको बताना है कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है। रियाद डिजाइन कानून संधि, WIPO के सदस्यों जो सदस्य देश हैं उन्होंने डिजाइनों के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए, कौन सी डिजाइनें? कपड़ा, गहना, टेक्नोलॉजी, इन सब को बनाने के लिए जो मालिकाना हक है उसको बढ़ावा देना और इनको लेके चोरी को कम करने के उद्देश्य से इस संधि पर हस्ताक्षर इंडिया ने किए नवंबर 2024 में।
होता क्या है, बनाता कोई और है और क्रेडिट कोई और ले लेता है, जैसे फिल्मों में भी होता है। तो इंडिया ने साइन कर दिए हैं। बात करें वीपो की, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो बौद्धिक संपत्ति है, बौद्धिक संपत्ति कौन सी है, नए इनोवेशन करने की, नए डिजाइन तैयार करने की, नए गहने बनाने की, तो इनको कंट्रोल करने के लिए एक वर्ल्ड लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है, वीपो इसको कहा जाता है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है जिनेवा में। एक और संगठन था जिसकी 1967 में स्थापना हुई थी, मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ, आप बताइए। उसमें वर्तमान में 11 देश हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि उस संगठन का नाम क्या है। हेडक्वार्टर भी बता दें, जकार्ता में हेडक्वार्टर है उसका। यूएनओ की एजेंसी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वर्ल्ड लेवल पर संरक्षण और संवर्धन करना इसका उद्देश्य है। संरक्षण मतलब उसका बचाव करना, संवर्धन मतलब उसको बढ़ावा देना। एडीबी की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो बागवानी हेतु ऋण इसने देने की बात कही है। बागवानी विकास के लिए भारत में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारत ने। कितने डॉलर के समझौते पर, तो 98 मिलियन डॉलर। स्वच्छ पौध कार्यक्रम की बात करें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। अच्छी और वायरस मुक्त रोपण सामग्री, जिसको बेड़ भी कहा जाता है कहीं कहीं, जैसे धान की पहले पौध तैयार की जाती है, उसके बाद उसको रोपा जाता है, तो उसी पौध को वायरस मुक्त और गुणवत्ता युक्त बनाने के उद्देश्य से ये मिशन शुरू किया जा रहा है। उसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ऋण देने के लिए समझौता किया है और 9 विश्व स्तरीय केंद्र स्थापित होंगे। तो ये संख्या याद रखिएगा, कितने केंद्र, 9। बिम्स्टेक की बात करें, कई बार आपको बता चुका हूँ, इसके अधिकारियों की बैठक दिसंबर 2024 में थाईलैंड में हुई। अब दिसंबर महीने का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा, अगर मैं कहीं पे भूल भी जाऊँ लिखना, तो आप समझिएगा कि सारी घटनाएं दिसंबर की ही हैं। श्रीलंका की बात करें तो नई वीज़ा नीति इसने जारी की है। इंडिया सहित 39 देशों को ये वीज़ा मुक्त यात्रा करने के लिए नीति जारी की गई है। रूस भी ऐसी नीति जारी करने की तैयारी कर रहा है। CPTPP की बात करें तो फुल फॉर्म है कंप्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इसकी फुल फॉर्म है। यूके, यूनाइटेड किंगडम इसमें शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश हो गया है और 12वां सदस्य हो गया। तो सवाल बनता है इसमें कितने सदस्य हो गए, तो 12 हो गए हैं। उद्देश्य क्या है इसका, जो इस क्षेत्र में पैसिफिक, जो प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है, उसमें जो व्यापार को लेकर टैरिफ वगैरह हैं उनको कम करके व्यापार को बढ़ावा देना इसका संगठन का उद्देश्य है। याद रखिएगा, इंडिया, चाइना और USA तीनों इसमें शामिल नहीं हैं। इंडिया और फिलीपींस की बात करें, PH का मतलब फिलीपींस है। पहला इंडिया, PH मतलब फिलीपींस, समुद्री संवाद पहला है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। मनीला में, यहाँ की जो कैपिटल है, वहाँ पर इसको अंजाम दिया गया 15 दिसंबर 2024 को। इंडिया, ईरान और अर्मेनिया 3 देश हैं, तीनों को लेकर त्रिपक्षीय वार्ता हुई, कहाँ, नई दिल्ली में, फॉर क्षेत्रीय संपर्क में सुधार के लिए। INSTC पर भी विचार किया गया। INSTC क्या है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, नाम से ही जाहिर है, उत्तर को दक्षिण से जोड़ना। तो इसमें कुल 13 देश हैं, उसमें इंडिया, रूस, यूक्रेन, ईरान जैसे देश शामिल हैं। याद रखिएगा, ना तो पाकिस्तान शामिल है, ना उसका भैया अफगानिस्तान शामिल है, ना ही चाइना शामिल है। तो इसमें है क्या, हिंद महासागर को और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ना। तो हिंद महासागर और उसके आसपास के देश, जिनमें भारत भी शामिल है, इनको रूस और जो यूरोपीय देश हैं उनसे जोड़ा जाएगा इस कॉरिडोर के जरिए, ताकि इन देशों के बीच व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिले। और आपको बताएं कि ये एक तरह से जो चाइना की जो OBOR है, वन बेल्ट वन रोड, जिसका नाम चेंज हो गया है, उसका एक तरह से ये विकल्प है। पॉलिटिको अमेरिकी पत्रिका संगठन है। जॉर्जिया मेलानी जो तुर्की की हैं और यूरोप की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति इन्हें घोषित किया गया है, तुर्की की प्रधानमंत्री हैं। ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की सह संस्थापक भी हैं। तो नाम भी याद रखिएगा पत्रिका का। और जॉर्जिया मेलानी खूब चर्चा में रहती हैं मोदी जी को लेके, अक्सर इन पर मीम्स बनते हैं। AI ऊर्जा पर वैश्विक, SS का मतलब है दोस्त, शिखर सम्मेलन पेरिस में आयोजित हुआ 4 से 5 दिसंबर। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसको आयोजित किया। उद्देश्य आप समझ ही गए होंगे। आपको एक और बात बतानी है, एक और फैक्ट बताना है कि AI एक्शन समिट का आयोजन कहाँ हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मोदी जी ने भी हिस्सा लिया और मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ। इटली की फिर बात करते हैं। जो व्यापार मंत्री हैं उन्होंने इंडिया की यात्रा की और इस दौरान कार्टन रूट पहल की घोषणा की, ताकि व्यापार संबंधों को बढ़ावा मिले। कार्टन रूट आप लोग जान ही रहे हैं, चाइना से लेकर इटली वाले क्षेत्र को जोड़ता था। और जो यहाँ के व्यापार मंत्री, उनका नाम क्या है, एडोल्फ हिटलर नहीं, एडोल्फ उर्सो।
यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन, इंडिया जो है 2025-26 के लिए इसके लिए चुना गया। इंडिया जो है संस्थापक सदस्यों में से है, 2005 में इसका गठन किया गया था। कावेरी इंजन की बात करें तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल में यूज करने के लिए एक इंजन है। डीआरडीओ की एक यूनिट है गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट, उसने इसे परीक्षण के लिए तैयार कर लिया है। तो कावेरी इंजन याद रखिएगा। एनविजन मिशन की बात करें तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा का ये मिशन है, शुक्र ग्रह से संबंधित जानकारी जुटाएगा। नासा के जो डाविंची और बेराइटस, इनके सहयोग से इसको भेजा जा रहा है, उससे सहयोग करेगा। 2031 में इसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये एनविजन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है और किनके साथ ये सहयोग करेगा, नासा के 2 जो मिशन है उनके साथ सहयोग करेगा। ये दोनों मिशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, शुक्र ग्रह पर अन्वेषण से संबंधित हैं, नासा के मिशन हैं। जेन कास्ट की बात करें दोस्त तो ये मौसम पूर्वानुमान का एआई मॉडल है। गूगल की डीप माइंड टीम ने इसको लॉन्च किया है। ये 15 दिन पहले ही मौसम की जानकारी दे देगा। ब्लैक ओवल्स की बात करें तो बृहस्पति के वायुमंडल में इनकी खोज की गई है। ये पृथ्वी के आकार के हैं, बहुत बड़े हैं। काले रंग के अंडाकार ये तूफान है जो बृहस्पति ग्रह पर देखे गए हैं। तो ब्लैक ओवल्स अगर पूछ लिया जाए तो क्या है, बृहस्पति ग्रह के काले तूफान। आर्किया की बात करें तो प्राचीनतम जीव रूप है, गर्म पानी के झरनों में पाया जाता है, अभी क्यों चर्चा में है। वैज्ञानिकों ने चरम गर्मी में जीवित रहने की इसकी क्षमता को पहचाना है, इंपॉर्टेंट है आर्किया। K4 मिसाइल की बात करें तो 1 दिसंबर 2024 को INS अरिहंत जो पनडुब्बी है वहाँ से नौसेना ने इसका सफल परीक्षण किया, मतलब अरिहंत पे लगाया गया और उससे इसको दागा गया। K4 की क्षमता भी याद रखिएगा, पीसीएस में खूब पूछा जा रहा है, घुस के पूछा जा रहा है, इसलिए आपको क्षमता भी याद रखनी। मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है और INS अरिहंत नौसेना में शामिल पनडुब्बी है जिसे अगस्त 2024 में शामिल किया गया था। नैनोजाइम की बात करें तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, नैनो मतलब बहुत ही सूक्ष्म, जाइम मतलब एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, कैटलिस्ट जिनको कहा जाता है। ये जो दर है, कैटलिस्ट क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। तो एंजाइम है, सूक्ष्म एंजाइम है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान में शोध जारी है इनको लेकर, जो कि चेन्नई में स्थित है। और कहा गया है कि प्राकृतिक एंजाइम की नकल करने के लिए इसको तैयार किया गया एक नैनो सामग्री है। यूज कहाँ होगा, बायोसेंसिंग और पर्यावरण संरक्षण और जो रोग हैं उनके उपचार में इसका यूज होगा। होता क्या है, जो शरीर और जो पर्यावरण से संबंधित जैविक जानकारी है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं ये नैनोजाइम्स। ठीक है, कैसे समझेंगे, जैसे शुगर जो जांचने वाली मशीन है, थोड़ा सा अंगुली पे पिन किया जाता है, ब्लड निकलता है। ब्लड क्या एक जैविक इन्फॉर्मेशन है, उसको जो है ये मशीन में डाल के इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और बता देता है कि शुगर का लेवल कितना है। नामीबिया की बात करें तो अफ्रीकी देश है, यहाँ पर कॉस्मिक किरणों की खोज की गई। खोज तो दोस्त पहले ही हो चुकी है, लेकिन ये बहुत अधिक ऊर्जा वाली हैं। एक वेधशाला यहाँ पर, लेबोरेटरी, वहाँ पर इनकी खोज की गई। मोल्डोवा की बात करें तो एक यूरोपीय देश है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 105वां मेंबर बन गया है। मैया सेंड यहाँ के दोबारा राष्ट्रपति भी बने हैं, तो एक एक्स्ट्रा फैक्ट है मोल्डोवा का, मैया सेंड। अब आपको बताना है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये कब गठित हुआ था। टोंगा की बात करें तो साके बालू जो है यहाँ के नए पीएम बने हैं। ये एक अफ्रीकी देश है, ओशिनिया महाद्वीप से संबंधित है। ओशिनिया महाद्वीप आप लोग जान ही रहे हैं, प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो द्वीपीय समूह और ऑस्ट्रेलिया सहित जो क्षेत्र है उसको ओशिनिया कहा जाता है। तो जो नए पीएम बने हैं इसाके बालू, इसलिए चर्चा में है। तो कैसे याद रखना, टोंगा मतलब, टोंगा क्या है करें, दोनों टाइप का होगा। तो टोंगा में क्या है, बालू मतलब रेत, ऐसे जोड़ के याद कर लीजिएगा इसको, टोंगा बालू। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कुछ प्रोजेक्ट हैं, उनको याद रखना है। मलावी जो कि अफ्रीकी देश है, वहाँ की संसद को सोलर एनर्जी से जोड़ा है, इस प्रोजेक्ट के तहत जोड़ा गया है। सेशेल्स में जो सोलर एनर्जी से चलने वाली एक कोल्ड स्टोरेज की स्थापना ISA ने की है, ये भी याद रखिएगा। वाइल्ड ईगल, USA ने इसे अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, राष्ट्रीय फूल रोज है। आर्कटिक महासागर की बात करें तो 2030 तक ये पहला बर्फ मुक्त दिन होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव इतना ज़्यादा हो जाएगा कि 2030 तक जो आर्कटिक महासागर है, MS का मतलब महासागर, इस क्षेत्र में बर्फ़ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो यदि पूछ ले किस वर्ष तक अनुमान लगाया गया है तो 2030 तक। जल संसाधन आकलन रिपोर्ट
दिसंबर 2024 में केंद्रीय जल आयोग ने जारी की है और कहा गया है कि 1985 से लेकर 2023 तक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता औसत वार्षिक जल जो अवेलेबिलिटी है वो 2116 बिलियन मीटर क्यूब है। और जल की उपलब्धता मैक्सिमम गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में है, ये भी याद रखिएगा। अगर क्षेत्र पूछ ले तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन। 2024 में औसत वार्षिक उपलब्धता कितनी है, तो ये घटकर कितनी रह गई है, 1513 मीटर क्यूब। जबकि सीमा कितनी है, मतलब कितनी होनी चाहिए, लगभग 1700 मीटर क्यूब। तो ये दोनों याद रखिएगा, 1513 विशेष रूप से याद रखिएगा। मार्बल्ड डक की बात करें तो 1990 के बाद पहली बार हरियाणा में इसको देखा गया और हरियाणा में भी सुल्तानपुर नेशनल पार्क में इसको देखा गया। यूरोप की एक दुर्लभ पक्षी प्रजाति है। ये भी याद रखिएगा कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो हरियाणा में है। आर अश्विनी की बात करें तो खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं, भारतीय हैं और इन्होंने संन्यास ले लिया है। दृष्टिहीन महिला T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो 2025 में पहले T20 की मेजबानी इंडिया करेगा, दृष्टिहीन महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की घोषणा हुई है, 25वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2034 में आयोजित होगा। कहाँ, सऊदी अरब में। 23वां कहाँ होगा, 2026 में। कहाँ होगा, मैक्सिको, कनाडा, USA। तो जो ऊपर अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, तो उसका कनाडा, USA और मैक्सिको, मतलब ऊपर से नीचे चलते आइएगा। तीनों जो देश हैं मुख्य, वहाँ पर इसका आयोजन होगा। महिला वर्ल्ड कप की बात करें फीफा का, तो ये 2027 में ब्राज़ील में होगा। महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 मार्च 2025 में होगा, बिहार के राजगीर में होगा। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन 2024, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हर बार। दोस्तों, ये यूपी के लखनऊ में आयोजित होता है। बाबू बनारसी दास स्टेडियम में इस बार आयोजित हुआ है। इसमें मेल वर्ग में, मेल कैटेगरी में लक्ष्य सेन जीते हैं और फीमेल कैटेगरी में PV सिंधु जीती हैं। सैयद मोदी क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि सैयद मोदी गोरखपुर के एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2025 वैसे तो इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन दिसंबर 2024 में आयोजित हुआ, लेकिन इंडिया इसको जीता है चाइना को हरा के। मस्कट इसकी राजधानी है, ओमान की, वहाँ पर आयोजन हुआ, इंडिया जीता है, इसलिए ये दोस्त इम्पोर्टेंट हो जाता है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित हुई, कहाँ, सिंगापुर में। विजेता डी गुकेश जो कि इंडिया के हैं, उपविजेता मतलब गुकेश ने किसको हराया, डिंग लोरेन को, जो कि चाइना के हैं। जलवाहक की बात करें तो इनलैंड वाटरवेज कार्गो प्रमोशन स्कीम, जैसा कि नाम से जाहिर है, जो आंतरिक जलमार्ग हैं उनमें कार्गो जो सामान है उसकी आवाजाही को बढ़ावा देने से संबंधित स्कीम है। 15 दिसंबर को जलमार्ग और पत्तनपोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जो जहाज पर सोते हुए लेते हैं सर्बानंद, वो हैं सर्बानंद सोनोवाल, मतलब जहाज रानी मंत्री। लंबी दूरी का जो परिवहन है उसके प्रोत्साहन से संबंधित ये स्कीम है। 3 मार्ग इसके लिए चुने गए हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 16 ये वराक नदी। इन तीनों में जो जल परिवहन है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, कार्गो परिवहन को। और इसमें जो कार्गो मालिक हैं निजी, अगर वो 300 किलोमीटर से अधिक दूरी पर अपना सामान भेजते हैं तो इस पर 35% इंसेंटिव मिलेगा सरकार की ओर से। इंडिया में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो है मात्र टोटल ट्रांसपोर्ट का 2% है। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक 200 मिलियन मीट्रिक टन जो है आंतरिक जलमार्ग से सामान की ढुलाई होगी और 2047 तक 500 मिलियन मीट्रिक टन। दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। मसाले की बात करें तो दिसंबर 2024 में इंडिया का ये पहला सीमावर्ती सौर गांव बना है। गुजरात के बनासकांठा के सुई गांव में स्थित है। इंडिया पाकिस्तान की सीमा से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है। सौर गांव बना मतलब बिजली की व्यवस्था जो है वो सोलर एनर्जी से होगी। मोडेरा पहला सौर गांव है, ये भी गुजरात का ही है और 2022 में इसको घोषित किया गया था। और सौर शहर कौन सा है ये मैं कई बार आपको बताया हूँ, वो कमेंट बॉक्स में बताइए। पहली सोलर सिटी इंडिया की। बर्ड मेडिटेशन डे की बात करें तो 6 दिसंबर 2024 को उंगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसके लिए प्रस्ताव पारित किया और 21 दिसंबर को मनाने की घोषणा की। और 21 दिसंबर के दिन मनाने से पहले 20 दिसंबर को UN के हेडक्वार्टर जो कि न्यूयॉर्क में है, वहाँ पर मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मोनी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें श्री रविशंकर जो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक हैं, उनके द्वारा इसको संपादित किया गया, संपन्न कराया गया, मतलब उन्होंने इसको लीड किया। और इसके तहत क्या होगा, जब ध्यान दिवस मनाया जाएगा तो जो
SDG 3 है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, तो ये 21 दोनों भूल मत जाइएगा, 21 दिसंबर और 21 जून। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की बात करें तो टाइम मैगजीन जो कि 1923 में स्थापित हुई थी, USA की मैगजीन है। ये किसी व्यक्ति या समूह या विचारधारा के द्वारा वर्ल्ड में पॉजिटिव प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, उसके योगदान के लिए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करती है। पहला टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर लिंडबर्ग था, पहले और एकमात्र भारतीय। अब तक भी महात्मा गांधी थे 1930 में, इनको टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया। और 12 दिसंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप, अब आपको इनकी पार्टी का नाम बताना है और उसका सिंबल भी बताना है, कई बार मैं बता चुका हूँ। 2016 में भी इनको मिल चुका है, तो ये 2 बार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर रह चुके हैं। 2023 में टेलर स्विफ्ट को मिला था। ब्रेन रॉट की बात करें तो 2024 के लिए जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसने बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। बौद्धिक स्थिति में जो गिरावट आती है सोशल मीडिया वगैरह के जरिए ज़्यादा स्क्रीन टाइम देने के चलते, उसको संबोधित करने वाला ये शब्द है ब्रेन रॉट। कॉलिंस की बात करें, ये भी डिक्शनरी है, इसने ब्रेट वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। इसका मतलब है बदतमीज बच्चा। ब्रेट मतलब जो बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे दिन दिन ताना करते हुए नजर आते हैं, उनके संदर्भ में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है उसने मैनिफेस्ट शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। अर्थ होता है लक्ष्य की कल्पना। मैनिफेस्टो इसका विस्तृत रूप है, बस समझ जाइएगा, जो पार्टियां जारी करती हैं। सबसे लंबी स्पेस वॉक्स शेनझाओ मिशन 19, ये चाइना का मिशन है। इसके 2 एस्ट्रोनॉट हैं, काई जूझे और लिंग डोंग। काई जूझे ने स्पेस वॉक करते हुए डिंग डोंग किया, जूझते हुए डिंग डोंग, ऐसे याद रखिएगा। तियांगोंग स्पेस स्टेशन किसका है? चाइना का है। उससे बाहर 9 घंटे से अधिक समय बिताया है। तो स्पेस वॉक मतलब जो स्पेस स्टेशन है वहाँ पर कोई काम करना, अपने एयरक्राफ्ट से बाहर निकल के, वो सब स्पेस वॉक में ही आता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो 420 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ आर्बिटर लियो में स्थापित किए जाते हैं। 90 मिनट में ये पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। ये जानकारी भी जहन में डाल लो। USA, कनाडा, रशिया और जापान और यूरोप, इन 5 ने मिलकर ISS को स्थापित किया है। इंडिया का अभी तक नहीं है, चाइना ने अपना स्थापित कर दिया है। तियांगोंग चाइना का, याद रखिएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कुछ आंकड़े जारी किए और कहा कि पेट्रोलियम निर्यात में भारत का 2रा स्थान है, कृषि रसायन में 3रा स्थान है, चीनी में 2रा स्थान है, इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में 10वां स्थान है और सेमीकंडक्टर में 9वां स्थान है। इगोर किरलोव रशियन आर्मी के प्रमुख सैन्य अधिकारी हैं। चर्चा में क्यों है? मॉस्को जो रशिया की राजधानी है, वहाँ पर इनके स्कूटर में, इलेक्ट्रिक स्कूटर था, उसमें बम लगा के इनकी हत्या कर दी गई है, याद रखिएगा। अशोक राज की बात करें तो नेपाली सेना अध्यक्ष हैं। द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना के जनरल की इनको मानद उपाधि दी है, याद रखिएगा। नीलकमल यात्री नौका है। नौसेना की स्पीड बोट जो है परीक्षण के दौरान इससे टकरा गई, जिससे 13 लोगों की मौत हो गई। नीलकमल गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा द्वीप पर जा रही थी, इसमें 13 लोग सवार थे। लेह की बात करें तो आप सबको पता है लद्दाख का एक जिला है। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। इसका निर्माण किसने किया है? अमारा राजा जो कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाली, उसने NTPC के लिए इसको तैयार किया है। तुलसी गौड़ा की बात करें तो ये पर्यावरणविद हैं, क्रॉस का मतलब नहीं रही हैं, पद्मश्री होल्डर हैं। तुलसी गौड़ा किस राज्य की हैं? कर्नाटका की हैं। और किस जनजाति से हैं? हलक्की जनजाति से हैं। अब आपको बताना है कि तुलसी गराड कौन है, इनको मैं आपको बता चुका हूँ। उस्ताद आशीष खान सरोदवादक हैं, क्रॉस मतलब नहीं रहे। मदन बी लोकुर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, याद रखिएगा, CJI नहीं, न्यायाधीश। UNO की आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अनामिका शर्मा की बात करें तो बैंकॉक में, किसकी राजधानी है? थाईलैंड की, वहाँ पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर महाकुंभ 2025 का झंडा इन्होंने फहराया। प्रीति लोवाना की बात करें तो गूगल की भारत में नई कंट्री मैनेजर और नई उपाध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। प्रीति लोवाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर सिल्वेन पियरे फ्रांसीसी संस्कृत विद्वान थे, क्रॉस का मतलब नहीं रहे। तो हैं फ्रांसीसी, लेकिन संस्कृत में ये बहुत मतलब बड़े विद्वान थे ये। ओसामू सुजुकी की बात करें, इनको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। पूर्व चेयरमैन सुजुकी, जो बाइक भी आपने देखी और मारुति भी देखते हैं आप, जो पिर पिर करती है बाइक, टूटी आइल जिसमें पड़ता था, अब तो बंद हो गई है। 25 दिसंबर को
बड़े दिन और इसी दिन सुशासन दिवस भी होता है दोस्त, डेट याद रखिएगा। उसी दिन निधन हुआ। 2007 में पद्म भूषण मिला। 2025 में इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जाएगा। देखो बड़ी हस्तियां हैं, कई हस्तियों का निधन हुआ है। हो सकता है पिछली बार की तरह फिर से क्रोनोलॉजी वेस्ट क्वेश्चन बना दे, तो घबराइएगा मत। जिमी कार्टर की बात करें तो यूएसए के ये पूर्व राष्ट्रपति हैं, 100 वर्ष जिए हैं, 39वें राष्ट्रपति थे। कैंप डेविड समझौता इनसे जुड़ा हुआ है, जो इजराइल और मिस्र के बीच इन्होंने अपने कार्यकाल में कराया था। इसके लिए 2002 में इनको शांति का नोबेल भी दिया गया था। इनकी एक ऑडियो बुक है लास्ट संडेज इन प्लेन्स, उसको सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक का ग्रेमी पुरस्कार दिया गया, याद रखिएगा। फुलिया की बात करें तो पश्चिम बंगाल के जिले में, नदिया जिले में स्थित है। कपड़ा मंत्री GRS गिरिराज सिंह, उन्होंने भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान का नया परिसर जो है उसका उद्घाटन किया है। नवसारी गुजरात में है। CR पाटिल जो जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने जलवायु स्मार्ट कृषि वस्त्र प्रदर्शन केंद्र का शुभारंभ किया। ग्वालियर की बात करें तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भूमि विज्ञान संग्रहालय, उसका उद्घाटन जो है किया गया है, किसके द्वारा? JD के द्वारा, मतलब जगदीप धनखड़ के द्वारा। देहरादून की बात करें तो भूपेंद्र यादव ने यहाँ पर उद्घाटन किया है। काहे का? पश्मीना प्रमाणीकरण केंद्र का। पश्मीना क्या है? एक शॉल है, ये लद्दाख में पाई जाने वाली एक बकरी जिसको चांग थांग कहा जाता है, या फिर भेड़ भी कह सकते हैं, उससे जो ऊन निकलती है उससे तैयार की जाती है। तो उसका सर्टिफिकेशन सेंटर जो है देहरादून में स्थापित किया गया है। जो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने उद्घाटन किया है। यू का मतलब उद्घाटन है। मोटो वुमेन, मोटो मतलब मोटी औरत नहीं, बेंगलुरु में महिला बाइक सवारी, जो महिलाएं हैं जो बाइक की सवारी या टैक्सी करना चाहती हैं, उनको महिला बाइक टैक्सी उपलब्ध करा रही है ऊबर कंपनी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोट द्वार की बात करें तो उत्तराखंड ने पहली वाइन उत्पादन इकाई यहाँ पर अपनी स्थापित की है। चंडीगढ़ की बात करें तो मोदी जी ने आपराधिक कानूनों को यहाँ पर राष्ट्र को समर्पित किया। किस दिन? 30 दिसंबर को। अविलाश रावत की बात करें तो इंडिया के ये तेल वाहक जो पोत हैं, जो जहाज हैं, उनके कैप्टन थे। लाल सागर में आपने देखा होगा काफ़ी लूटपाट की घटनाएं होती रहीं इस वर्ष और पिछले वर्ष भी। तो इनके अदम्य साहस के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन पुरस्कार 2025 दिया गया अविलाश रावत को। जयतीर्थ जोशी की बात करें तो ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO और MD नियुक्त किए गए हैं। निरूपा फर्नांडो श्रीलंका की दूसरी महिला चीफ जस्टिस बनी है निरूपा। MMS की बात करें तो मनमोहन सिंह इम्पोर्टेंट हैं। पहले सुजुकी का निधन हुआ 25 दिसंबर को। 26 दिसंबर को मनमोहन सिंह का निधन हुआ है। पूर्व PM हैं। 2004 से लेकर 14 तक 2 बार PM रहे हैं, याद रखिएगा। 1991 से 96 तक फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। LPG सुधार के लिए जाने जाते हैं। और जब LPG सुधार हुए थे उस समय प्रधानमंत्री भारत का कौन था, आपको ये बताना है। और हिंट के तौर पे आपको बता दूं कि वो एक शेर थे जिन्होंने LPG सुधार किए थे। बस आप कनेक्ट करके बताइएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री के सचिव भी रह चुके हैं। प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। सारे फैक्ट जहन में बिठा लेना। RBI के गवर्नर भी रहे 1982 से 85, टर्म भी याद रखिएगा। UGC यूनियन ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। पद्म विभूषण, एशिया मनी अवार्ड, यूरो मनी अवार्ड और एडम स्मिथ अवार्ड होल्डर भी रहे हैं। 7C-2216 एक एयरक्राफ्ट है, एक विमान है, साउथ कोरिया की जेजू एयरलाइन का है। बैंकॉक मतलब थाईलैंड से उड़ान भर के मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे साउथ कोरिया पर लैंडिंग कर रहा था 29 दिसंबर को। 175 यात्री और 6 क्रू मेंबर थे। इसमें मात्र 2 यात्री ही बचे। ये प्लेन क्रैश हो गया था। वेली लैंडिंग शब्द इसी से जुड़ा हुआ है। जब आपने क्रिस, कौन सी फिल्म है, देखो 2 है कि 3 है, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें देखा होगा कि एक पहिया खोला जाता है लैंडिंग के लिए। वो नहीं खुलता है तो ऋतिक रोशन खोलते हैं उसको। तो वो गियर के जरिए, जैसे गियर होता है कार में, उसके जरिए खोला जाता है। तो वो गियर जिसमें जब काम नहीं करता है तो वेली लैंडिंग जो पायलट है वो करवाता है, मतलब उसको वेली के तहत उतारता है, उसके पेट के बल प्लेन को रनवे पर उतार लेता है पायलट। हुआ क्या, उतारते उतारते आगे कंक्रीट की दीवार से टकरा गया और क्रैश कर गया और दुर्घटना हो गई। रवांडा की बात करें तो यहाँ पर मारबर्ग वायरस है, इससे मुक्त घोषित कर दिया गया है रवांडा। इसकी राजधानी किगाली है। और किस महाद्वीप में है ये आप बताइए। मारबर्ग वायरस इबोला के जैसा है, बुखार आता है और रक्त स्राव के चलते मौत हो जाती है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो खाद्य जनित जो बीमारियां हैं
उनको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है साउथ अफ्रीका ने। इसकी कितनी राजधानियाँ हैं? तो 3 राजधानियाँ हैं इसकी। गैबोन की बात करें तो ये भी अफ्रीकी देश है। 0 डिग्री यहाँ से पास होती है, मतलब इक्वेटर। चर्चा में क्यों है? यहाँ पर जनमत संग्रह किया गया। 91% जनमत संग्रह जो है पक्ष में हुआ है। काहे के लिए? जो यहाँ का राष्ट्रपति है उसका पद जो है 2 कार्यकाल के लिए रहा है, मतलब जो राष्ट्रपति वो 2 बार राष्ट्रपति बने। कार्यकाल की अवधि बढ़ा के 5 से 7 करी जाए। और कहा गया कि राष्ट्रपति का कोई भी परिवारी उसका उत्तराधिकारी नहीं होगा। चुनाव जो है 3 महीने पहले ही करा लिए जाएंगे कार्यकाल समाप्ति के। कैपिटल इसकी लुआंडा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, ये सुधार बहुत अच्छे सुधार हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। आर्मेनिया की बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104वां सदस्य बना है। सऊदी अरब, यहाँ पर एक किलेबंद शहर की खोज हुई है जो 4000 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। इसका नाम क्या रखा गया है? अल नताह। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक वाइक करते चलो यार, कमेंट करते चलो। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 गगन को दिया गया हिंदी भाषा के लिए। जब तक मैं बाहर आई, तो कैसे याद रखना है? हिंदी जो है गगन से बाहर आई, ऐसे याद रखिएगा, आसमान से आई हिंदी। स्टरिन की बात करें तो इन्हें इंग्लिश के लिए दिया गया है स्पिरिट नाइट्स के लिए। दीपक शर्मा को संस्कृत भाषा का दिया गया है भास्कर चरितम के लिए। और उर्दू की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। OPCW द हेग पुरस्कार किसे दिया गया? भारतीय रासायनिक परिषद को ये पहली बार दिया गया है। काहे के लिए? जो रासायनिक हथियार हैं उनसे सुरक्षा के क्षेत्र में उनको लेकर किए गए उपायों के चलते इसको यह पुरस्कार दिया गया है। UN शांति निर्माण आयोग की बात करें तो 25-26 के लिए इंडिया पुनः जो है इसके लिए चुना गया। अंतर सरकारी सलाहकार बॉडी है, 2005 में इसका गठन हुआ था, पहले भी आपको बता चुका हूँ। एशियन डेवलपमेंट बैंक यार खूब चर्चा में है, इसकी कुछ पहले उनको याद कर लीजिए। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $500 मिलियन का समझौता भारत के साथ किया है। इस्माइल कार्यक्रम के लिए भी समझौता हुआ है। इस्माइल क्या है? स्ट्रेंथिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। भारत में लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए $350 मिलियन का समझौता हुआ है, तो इस्माइल भी याद रखिएगा। उत्तराखंड में जलापूर्ति हेतु भी समझौता हुआ है। महाराष्ट्र में जलवायु सहनीय तटीय संरक्षण हेतु, जो तट है, जो कोस्टल एरिया है, उसके संरक्षण के लिए भी समझौता हुआ है। मेघालय में जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है। इंडिया में पौध स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु $98 मिलियन का समझौता हुआ है। ये पहले ही पेज पे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से संबंधित सारे फैक्ट एक जगह पे दे दिए हैं। इरेडा की बात करें तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसको कॉरपोरेट गवर्नेंस और CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2024, जो आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 में आया, उसके संशोधन से संबंधित है, लोकसभा में पारित हो गया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो नेशनल लेवल पर होती है, और जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये दोनों जो अथॉरिटियाँ हैं वो राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना तैयार करने में सक्षम हो जाएंगी। इस संशोधन के बाद उनको अधिकार मिल जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकारों को अपनी राजधानी और अपने नगर निगमों में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने का अधिकार इस संशोधन के जरिए मिल जाएगा। रेलवे संशोधन विधेयक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लोकसभा ने इसको पारित कर दिया है। इसके तहत सरकार को रेलवे बोर्ड के सदस्यों की संख्या, उनकी नियुक्ति, उनका कार्यकाल, ये सब निर्धारित करने का अधिकार मिल जाएगा। यात्रियों के किराए को भी निर्धारित कर सकेगा रेलवे बोर्ड। यूपी जापान की बात करें तो यूपी और जापान का एक प्रांत है यामानाशी। यामा मोटरसाइकिल कहाँ की? जापान की, तो उसी से जोड़ के याद रखिएगा। दोनों के बीच MOU साइन हुआ है शिक्षा, पर्यटन और उद्योग जैसे क्षेत्रों में साझेदारी करने के लिए। विकसित पंचायत कर्मयोगी एक पहल है। जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने लॉन्च की है। सुशासन दिवस पर 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। पंचायती राज संस्थाओं में क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, उनकी दक्षता को बढ़ावा देने के लिए इस पहल को शुरू किया गया है। उड़ीसा, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको चलाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट किसी योजना को छोटे क्षेत्र में पहले लागू करके, परीक्षण के तौर पर लागू करके देखा जाता है, उसके बाद उसका विस्तार किया जाता है। PKC लिंक प्रोजेक्ट की बात करें तो P का मतलब पार्वती, K का मतलब काली सिंध, C का मतलब चंबल, LP का मतलब लिंक प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच समझौता हुआ है। 72,000 करोड़ का समझौता हुआ है। 90% योगदान केंद्र का, 10% राज्यों का रहेगा। तो सिंचाई से संबंधित ये प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा। निक्षय निरामय, निक्षय आप लोग जान ही रहे हैं, TB से संबंधित है। छत्तीसगढ़ का 100 दिन का अभियान है फॉर TB, क्रॉस का मतलब समाप्त करने के लिए।
यूपी एग्रीज योजना की बात करें तो किसानों की आय और उनकी कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए $325 मिलियन इम्पॉर्टेंट है। उसको लेकर MOU साइन हुआ है यूपी और वर्ल्ड बैंक के बीच, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परिपक्वता अवधि कितनी है? 33.5 वर्ष। मंजूरी 12 दिसंबर 2024 को दी गई। ठीक है, 12 और 24 ऐसे याद रखिएगा, 12 दूनी 24। शुभारंभ इसका योगी जी ने 28 जनवरी को किया 2025 को। ऊर्जा वीर क्या है? एनर्जी इफिशियंसी सिक्योरिटी लिमिटेड, फुल फॉर्म लगता है भूल रहा हूँ, खैर समझिए। ऊर्जा दक्षता एनर्जी इफिशियंसी सिक्योरिटी लिमिटेड देख लीजिएगा। और आंध्र प्रदेश की पहल है। जो निजी इलेक्ट्रीशियन हैं उनको ऊर्जा वीर के तौर पे प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वो अपने कौशल का इस्तेमाल ऊर्जा बचाने में कर सकें। सीएम अन्य योजना की बात करें तो छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने शुरू की है। कोरबा जो ट्राइब्स है उसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका पोषण, उनको आहार मुहैया कराने के लिए, शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए और मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। बीमा सखी योजना की बात करें तो मोदी जी ने 9 दिसंबर को पानीपत, कहाँ है? हरियाणा, पानीपत से इसको स्टार्ट किया। 18 से 70 वर्ष की जो फीमेल्स हैं उनको LIC का एजेंट नियुक्त किया गया। उद्देश्य क्या है? फीमेल्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। तो पहले साल 7,000, दूसरे साल 6,000 और तीसरे साल भी 6,000 रुपये इनको मंथली पैसा मिलेगा, वेतन मिलेगा। उसके बाद इनको कमीशन मिलेगा पॉलिसी बेचने पर। तो राष्ट्रीय नाम से ही जाहिर है बीमा सखी तो LIC की हैं। LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। ED की भी स्थापना 1956 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण परियोजना, अमित शाह की अध्यक्षता वाली समिति ने इसको मंजूरी दी। 15 राज्यों में इसका संचालन किया जाएगा। तो भूस्खलन आपको पता ही है पहाड़ी इलाकों में होता है प्रायः। तो 15 राज्यों में ऐसे राज्य जो आपके जहन में एकदम से नहीं आएंगे, जैसे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर। बाकी सब पहाड़ी क्षेत्र जो हैं आप जोड़ सकते हैं, तमिलनाडु, केरल, ये सब आते हैं, इसमें कवर किए गए हैं 15 राज्यों में। अटल इनोवेशन मिशन की बात करें तो कैबिनेट ने इसको बढ़ा के 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। 2016 में नीति आयोग ने इसको शुरू किया था। होप टेक अभ्यास की बात करें तो इंडिया और वियतनाम के बीच एक कोस्टल एक्सरसाइज है, केरला में इसका आयोजन होगा। मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन, R का मतलब राष्ट्रीय है, दिसंबर में नई दिल्ली में चौथे क्रम का था। मोदी जी ने अध्यक्षता की। उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ाना इसका विषय था। अखिल भारतीय DGP हैं, उनका सम्मेलन ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित हुआ। उद्घाटन अमित शाह ने किया, समापन प्रधानमंत्री। S का मतलब समापन, U का मतलब उद्घाटन। नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित हुआ। वैश्विक खाद्य सुरक्षा, SS का मतलब है शिखर सम्मेलन, नवंबर 2024 में आयोजित हुआ। UAE की राजधानी अबू धाबी में। टुगेदर फॉर ह्यूमैनिटी इसकी थीम थी। 25वां हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, कल्चरल कनेक्ट इसकी थीम थी। डिफ्लेक्स क्या है? अंतर्राष्ट्रीय फुटवियर और चमड़ा प्रदर्शनी है, दुबई में आयोजित हुई। अष्टलक्ष्मी महोत्सव इम्पॉर्टेंट है, भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। मोदी जी ने उद्घाटन किया। नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति का इसमें प्रदर्शन किया गया। प्रभाव फैक्ट एक बुक है, पीयूष गोयल ने लॉन्च की है। जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसकी अब तक की यात्रा का इसमें उल्लेख है। स्टार्टअप इंडिया के 9वें स्थापना दिवस पर इसको लॉन्च किया गया। भारतीय भाषा उत्सव की बात करें तो 4 से 11 दिसंबर को पूरे देश में मनाया गया। भाषाओं के माध्यम से एकता इसकी थीम थी। अहिल्याबाई, H का मतलब होलकर और दूसरे H का मतलब है हवाई, A का मतलब है अड्डा। इंडिया का पहला जीरो वेस्ट हवाई अड्डा है। यूथ को लैब नवाचार चैलेंज, तो अटल इनोवेशन मिशन और UNDP उसका 7वां संस्करण है। युवा और जो दिव्यांग उद्यमी हैं उनको सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। किसान कवच, जैसा कि नाम से जाहिर है, इंडिया का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट है। जो किसान स्प्रे करते हैं कीटनाशकों का, तो वो इसको पहन के स्प्रे करेंगे तो बचे रहेंगे। INS निर्देशक क्या है? अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है। विशाखापत्तनम BKP में इसका जलावतरण नौसेना ने किया। विलो क्या है? गूगल की नवीनतम क्वांटम चिप है। डार्क ईगल क्या है? USA की हाइपरसोनिक मिसाइल, उसका परीक्षण किया है। और जो वाइल्ड ईगल है उसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है USA का, ये भी याद रखिएगा। इंडिया का पहला बाल कैंसर अस्पताल नीतीश कुमार ने आधारशिला रखी पटना में, बिहार में। अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल, नाम से ही आप समझ जाएंगे। PDS जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है भारत में, जो कोटा पे राशन का वितरण होता है, उसके लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, मतलब कहाँ से कहाँ तक ले जाया जा रहा है, उसमें दक्षता बढ़ाने के लिए और पारदर्शिता कम करने के लिए, मतलब पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। सुब्रमण्यम भारती महान तमिल कवि थे,
नई दिल्ली में मोदी जी ने इनकी रचनाओं का विमोचन किया। हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक इंडिया का पहला आईआईटी मद्रास ने और रेलवे ने मिलकर बनाया है। कहाँ? आईआईटी मद्रास परिसर में 422 मीटर। हाइपरलूप क्या होता है? इसमें दोस्तों क्या होता है, एक ट्यूब होती है। ट्यूब एक तरह की नली होती है जिसमें हवा नहीं होती है, निर्वात होता है, वैक्यूम होता है। इसमें कैप्सूल में यात्रियों को बिठा के छोड़ दिया जाता है और निर्वात होता है तो फ्रिक्शन जीरो होता है, तो ये तेज़ी से चलता है। तो तेज परिवहन और लगभग ना के बराबर पॉल्यूशन के उद्देश्य से इसको डिजाइन किया गया है। खो खो की बात करें तो खो खो वर्ल्ड कप जो पहला संस्करण आयोजित हो रहा है उसके ब्रांड एम्बेसडर ट्रिश टाइगर श्रॉफ और सलमान खान हैं। सचिन तेंदुलकर की बात करें दोस्त तो ये मेलबर्न क्रिकेट क्लब जो कि ऑस्ट्रेलिया का है उसमें मानद सदस्य बनाए गए हैं। बजरंग पुनिया पहलवान हैं भारतीय, नाडा ने इनको 4 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया है। कुछ किताबें देख लीजिए, व्हाट इज़ द हिंदू राष्ट्र और द फाइट फॉर द रिपब्लिक और रिफ्लेक्शन ऑन कल्चर, ये तीनों किताबें सीताराम येचुरी की हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्स इस पार्टी के सदस्य हैं। टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर विक्रम संपत की किताब है। शताब्दी के झरोके से रामचंद्र गुहा जो इतिहासकार हैं। होप पोप फ्रांसिस की किताब है। द सर्किल ऑफ लाइफ सुधा मूर्ति की है। सोर्स कोड बिल गेट्स की है। टेस्टेड पैट कमिंग्स की है। वाइल्ड फिक्शंस अमिताभ घोष की है और स्केल्ड माउंट G20 अमिताभ कांत की है। अब दिवस देख लेते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस 2 दिसंबर, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, विश्व वन्यजीव एस का मतलब सुरक्षा दिवस 4 दिसंबर, भारतीय भाषा दिवस 11 दिसंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर, पुर्तगालियों से इस दिन गोवा मुक्त हुआ था, और राष्ट्रीय सुशासन सप्ताह 19 से 24 दिसंबर और अगले दिसंबर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के तौर पे मनाया गया, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, उसको सर्च कर लेना और ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर पूरे कंटेंट की PDF मिल जाएगी। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद। राधे राधे।